हो गया सर। Okay. Okay, sir. Good evening to all of you again. तो बेसिकली म्यूचुअल फंड क्लास है, हाँ, इट्स अ कैपिटल मार्केट सेगमेंट एंड हम लोग बात कर रहे हैं सर म्यूचुअल फंड एज वेल एज NISM 5A। हाँ सर, जिसको NISM का एग्ज़ाम देना है, जिनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, और जिन्हें CS एग्जीक्यूटिव या CA फाइनल या CMA फाइनल के एग्ज़ाम में बैठना है, वो लोगों को म्यूचुअल फंड का नॉलेज एकदम क्लियर कट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो एज ए म्यूचुअल फंड एडवाइज़र आपको बहुत हेल्प मिलेगा, एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको हेल्प मिलेगा। तो हर एंगल से म्यूचुअल फंड ही म्यूचुअल फंड है। ठीक है सर, वो सब तो बात का बात है। सबसे पहले आपको नॉलेज एनहांस करना पड़ेगा। तो आज का चर्चा क्या है म्यूचुअल फंड में? सर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अच्छा, मेरा साउंड तो क्लियर है ना? प्लीज़ एक बार मुझे कंफर्म कर देना। मेरा साउंड क्लियर है ना आप लोगों को? यस सर। ओके सर। सर आज मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड में डिस्कस करने वाला हूँ। स्पेशली आप लोग बॉन्ड के बारे में मेरे पास बहुत बार सुने हो क्लास में, स्पेशली इन म्यूचुअल फंड क्लास, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास, है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास में आजकल हम लोग बॉन्ड का कैलकुलेशन साल फिलहाल में ही कंप्लीट किया। जो लोग फाइनेंस पढ़ते हैं, ठीक है, जिन्होंने फाइनेंस अभी पढ़ना चालू नहीं किया या बाद में पढ़ेगा, वो तब करेगा। तो कहने का मतलब है कि बॉन्ड मार्केट, सर दो तरह का बॉन्ड मार्केट नॉर्मली है, एक कॉर्पोरेट बॉन्ड है, एक गवर्नमेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट इज दैट ये बॉन्ड जो है, ये गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस कैसे करते हैं, ठीक है, और परचेस करने के टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ देखना चाहिए और उसको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कैसे परचेस करना है। और परचेस करने के टाइम पे आप क्या उसमें कैलकुलेट करोगे कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके लिए आपको कुछ पैरामीटर है, कुछ एनालिसिस है। स्टॉक एनालिसिस से थोड़ा सा आसानी है मैं बोलूँगा, लेकिन फाइनेंशियल मैटर है, यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। इसमें मैं कुछ आपको यील्ड टू मैच्योरिटी के बारे में बात करूँगा, YTM। हाँ सर, नेट यील्डिंग भी बोला जाता है, वाई यील्ड टू मैच्योरिटी भी कहा जाता है। जो लोग फाइनेंस के साथ कनेक्टेड हो, आई थिंक मुझे मौसमी, ज्योति, नील, शिवम, आप सभी कोई फाइनेंस के साथ कनेक्टेड हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोग YTM के बारे में पढ़े हो या पढ़ते हो? प्लीज टेल मी। हेलो, अरे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? यस सर। है ना। तो यस। आज आपको ये YTM काम आएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ जिंदगी में बेकार नहीं जाता। हाँ सर, कोई भी सीखा हुआ चीज़ बेकार नहीं होता, हर चीज़ का इस्तेमाल होता है। तो आज आपको पता चलेगा जो YTM आप लोग फाइनेंस के क्लास में सीखे हो या सीख रहे हो, उसको आज कैसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हाँ, हम लोग थोड़ा सा आज मार्केटेबल कुछ एग्जाम्पल यूज़ करेंगे, सिर्फ कैलकुलेशंस में नहीं रहेंगे, मार्केट वाला बात करेंगे। उसमें कुछ रेंट यील्डिंग का भी कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। रेंट यील्ड मतलब घर के भाड़े का साथ आपको कोशिश करूंगा मैं समझाने का कि किस तरह से बॉन्ड परचेस करना, घर परचेस करना ऑलमोस्ट सिमिलर है। सर क्या बात करते हो, हाउस प्रॉपर्टी परचेस करना, बॉन्ड परचेस करना सब सिमिलर है? हाँ सर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। बस आपका नॉलेज फाइनेंशियल मैटर में होना चाहिए। सर ऐसा बात करते करते मेरा इच्छा आज है आपको थोड़ा सा रिसेंट एक बहुत बड़ा न्यूज़ है HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड का, तो मैं उसके बारे में ही बात करूंगा। एक्चुअली HDFC ने भी मार्केट में रिसेंटली रिलीज किया कि 50,000 करोड़ का बॉन्ड इशू करने वाला है। खबर है आप लोगों को? यस सर। तो अभी आया नहीं है, आएगा। लेकिन ये जो HDFC मार्ज होने के बाद, मतलब HDFC बैंक एंड HDFC, ठीक है, मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो काफ़ी पुराना है, जो होम लोन सेगमेंट में मेनली काम करता है, और एक आपका हो गया HDFC बैंक, ठीक है। आप लोग सभी को ही जानते हो HDFC बैंक का नॉलेज आप सबके अंदर है, आई नो। इंडिया का सेकेंड सबसे बड़ा लार्जेस्ट बैंक है, प्राइवेट में सबसे नंबर 1 है, ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट, उसमें भी बात करूंगा HDFC और HDFC बैंक का मार्ज के बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ऐसा क्यों हुआ और इसका क्या इफेक्ट आ सकता है। फाइनेंशियल अपडेट है, तो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। तो आई विल ट्राई टू टच दैट पर्टिकुलर पॉइंट, वो लास्ट में बताऊंगा। बिफोर दैट हम लोग म्यूचुअल फंड एंड पर्सनल फाइनेंस में जो नॉलेज लेना है उसी में मेनली काम करूंगा सर, ठीक है। तो चलो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर एक बात आता है सर, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट मतलब आप डायरेक्टली बॉन्ड क्यों परचेस करोगे? आप लोग म्यूचुअल फंड क्लास काफी दिनों से कर रहे हो और आपको ऑलरेडी म्यूचुअल फंड का दो पैरामीटर समझ में आ गया है। बिकॉज म्यूचुअल फंड में दो मेन सेगमेंट होते हैं, वन इज डेब्ट स्कीम, अनदर इज इक्विटी स्कीम।
है ना, कुछ हाइब्रिड होते हैं, आप लोगों को पता है, जहाँ पर डेब्ट इक्विटी को मिक्स किया जाता है। सो इतना तो पता चल ही गया है सर कि डेब्ट स्कीम है, इक्विटी स्कीम है। डेब्ट के अंदर आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड में, और जो काफी क्या है सर, काफी सिक्योर है ना, हाई क्रेडिट रेटिंग होते हैं। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी को आप पेमेंट करते हो, और मतलब आप बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा देते हो, और म्यूचुअल फंड कंपनी आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, या गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली आप काफी सिक्योर रिटर्न वहां से जनरेट कर पाते हो। तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन, क्या आप डायरेक्टली गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस कर सकते हो? तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बातचीत अब कर लूंगा कि आप एनएसई के थ्रू से, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू से डायरेक्टली कर सकते कि नहीं कर सकते, आप बीएसई के थ्रू से कर सकते कि नहीं कर सकते, या फिर आप जीरोधा जैसे कुछ आजकल बड़ा फेमस ब्रोकर है सर, जो बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म बनाया सॉफ्टवेयर के थ्रू से, जीरोधा कॉइन वगैरह के थ्रू से आप डायरेक्टली बॉन्ड परचेस कर सकते हो। इसका भी मैं आपको आइडिया शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलो सर, आज बॉन्ड मार्केट के बारे में बात कर लिया जाए। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू से तो आपको बॉन्ड परचेस करने का सोचना नहीं पड़ता, बिकॉज वो तो फंड मैनेजर करता है। लेकिन ये जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, यहाँ पर आप खुद से भी बॉन्ड परचेस कर सकते हो। और उससे भी बड़ी बात, खुद से बॉन्ड परचेस करने से आपको एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि बॉन्ड परचेस करने के टाइम पे उसका कैलकुलेशन क्या होना चाहिए। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा। नंदिनी, गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुमित। हेलो। सुमित, गुड इवनिंग। हेलो, বল, আওয়াজ পাচ্ছিস তো? হ্যাঁ হ্যালো, দাদা পাচ্ছি, তুমি পাচ্ছ তো আমার আওয়াজটা? হ্যাঁ 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 পাচ্ছি। ठीक है, ওকে ওকে। ओके चलो सर, आज के म्यूचुअल फंड क्लास में, ठीक है, हमारा आज का डिस्कशन है सर बॉन्ड। ठीक है, इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स। सर अगर आप सिक्योर रिटर्न चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि अपने पोर्टफोलियो को सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं, थोड़ा सा और इसको आप स्प्रेड करना चाहते हो, शेयर मार्केट तो सर अच्छा रिटर्न देता ही है, बट शेयर मार्केट कई बार आपको थोड़ा सा चिंता में डाल सकता है, आपको सिचुएशन जब खराब हो तो प्रॉब्लम आता है, तो आप अपने सारा का सारा पैसा क्यों शेयर मार्केट में डालोगे? एक 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 पोर्टफोलियो आप ऐसे बिल्ड कर सकते हो जो काफी वर्सेटाइल हो, जो काफी मतलब स्प्रेड किया हो, ठीक है, जिसमें रिस्क कंट्रोलिंग होता है। ठीक है, तो उसमें अगर आप बॉन्ड इन्वेस्टमेंट करते हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो, देखो म्यूचुअल फंड के थ्रू से तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हो, है ना। ऐसे आपको मैं बता सकता हूँ, यहाँ पर आपको सामने एक चीज दिख रहा है, देखो आप कितना सारा एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एसेट साइड में कोई भी इंडिविजुअल अपना जो पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, पोर्टफोलियो मतलब आपका खुद का पोर्टफोलियो बनाते जाओ सर। ठीक है, पैसा एक ऐसा चीज है, अगर इसको आप प्रॉपर वे से इकट्ठा करते जाओगे, जरूरत के टाइम पे दोस्त से भी ज्यादा काम आता है। सर क्या बात करते हो, पैसा का इतना कीमत? सर बहुत कीमत है। इमरजेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट तो सर पैसा ही होता है। ये बात आप दिल पे हाथ रख के पूछो अपने आप को, आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलता है, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बैठा है उसको पूछो कि जरूरत में सबसे काम कौन सा चीज आता है। आप ही बताओ ना सर, जरूरत में सबसे काम कौन सा चीज आता है? पैसा आता है कि नहीं आता? जब अर्जेंट होता है, इमरजेंसी होता है, हाँ आपदा आता है, पैसा का जरूरत सबको पड़ता है। यस और नो, प्लीज टेल मी। यस सर। है ना, ये कितना भी मतलब कोई बोलेगा नहीं आई डोंट वांट टू बी अ मनी माइंडेड पर्सन, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जानते हैं ना, नहीं नहीं मुझे पैसा माइंड मनी माइंडेड नहीं होना है। अरे क्यों नहीं होना है मनी माइंडेड? हाँ, मनी माइंडेड होना खराब है क्या? हाँ, किस किस एंगल से खराब है मनी माइंडेड होना? मतलब ऐसा नहीं कि आप सारा दिन पैसा पैसा करोगे तो वो खराब बात है। ठीक है, मतलब आप जिंदगी का 100% पैसे को दे दोगे तो फिर मुश्किल है, बिकॉज लाइफ बोल के भी कुछ चीज होते हैं, हाँ फैमिली बोल के भी कुछ चीज होते हैं, दोस्त फ्रेंड्स एवरीथिंग, सोसाइटी सोशल सब कुछ है, लेकिन मनी आपके जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। यू हैव टू गिव एक मतलब एक सॉलिड परसेंटेज ऑफ टाइम एंड सॉलिड परसेंटेज ऑफ नॉलेज आपको मनी मेकिंग नॉलेज में देना चाहिए। Am I right or wrong सर, जल्दी बताओ। राइट सर। हाँ 100% सर, आपको मानना ही पड़ेगा सर, जबरदस्ती मनवा रहे हो? नहीं सर, जबरदस्ती नहीं, सोच के देखिएगा, हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे देखो सर, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बात हो रहा है, तो आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर दो, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, है ना। डायरेक्ट इक्विटी मतलब
स्टॉक मार्केट, ठीक है। इसका नॉलेज लोगे, जितना डिटेल्स में इसका नॉलेज लोगे उतना बढ़िया आप स्टॉक मार्केट में अपना परफॉर्मेंस कर पाओगे। सर अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने से प्रॉब्लम होता है, मतलब आप उतना नॉलेज या टाइम आप नहीं दे पाते, तो फिर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दो, है ना। जो म्यूचुअल फंड इक्विटी में पैसा डालते हैं, मतलब 65 से लेके 75% पैसा, आपका पैसा इक्विटी ओरिएंटेड फंड में जाएगा, जो मोटा मोटी 20% 25% रिटर्न जनरेट करके आपको दे देगा, है ना। ये तो देता ही है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जब अच्छा समय चलता है 20 25 30% रिटर्न जनरेट करना। जैसे आपके साथ क्लास में मैं काफी सारा फंड के बारे में बात करता हूँ। आजकल तो हम लोगों ने ग्रुप भी बना लिए सर, है ना। ऐसे बहुत दिनों से डिमांड था ग्रुप का, म्यूचुअल फंड का, तो मैं सोचा कि बना ही लेते। एक्चुअली मैं समय नहीं दे पा रहा था, तो म्यूचुअल फंड का ग्रुप भी आ गया और वहाँ पर कितना सारा फंड के बारे में डिस्कस पे चल रहा है। सुमित, शुभो, हाँ सर, ये लोग म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा नॉलेज रखता है, और भी लोग हैं जो लोग नॉलेज रखते हो, मैं उन सभी को बोलूँगा सबको ये अपना अपना नॉलेज शेयर करो, सबको बताओ क्या फंड एनालिसिस कर रहे हो, कौन सा फंड अच्छा है, खराब है, बुरा है, जो भी है, ठीक है। ऑब्वियसली खराब के बारे में कौन बात करता है, जिसमें अपॉर्चुनिटी दिखता है उसके बारे में जरूर बात करो। इक्विटी ओरिएंटेड फंड के बारे में नॉलेज आपको पूरा मिल गया सर, कितना तरह का इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होता है आपको मैं पूरा बता दिया। डायरेक्ट बॉन्ड्स आज बताऊंगा। डेब्ट म्यूचुअल फंड ये भी एक तरह का एसेट है, ठीक है। आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, जहां पर 60-70% का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड कंपनी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी डिवेंचर में या डेब्ट फंड में, मतलब बॉन्ड डेब्ट, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालते हैं। बाकी 20-30% इक्विटी सेक्टर्स में या किसी और एरिया में इन्वेस्ट करते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या फिर गिल्ट फंड, हाँ सर, गिल्ट के बारे में क्या मजेदार बात की है सर, हाँ, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, मतलब गोल्ड मतलब ऐसे बॉन्ड है जिसको गवर्नमेंट का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई के थ्रू से आते हैं, काफी सिक्योर है, ठीक है, जो गोल्ड की तरह रिटर्न प्रोवाइड करते हैं गोल्ड से, जैसे आरबीआई के थ्रू से भी आप इसको परचेस कर सकते हो। सो वेरी इंटरेस्टिंग, डायरेक्ट गोल्ड ना परचेस करके आप सोवरेन गोल्ड परचेस कर लीजिएगा। ऐसे आगे आगे मैं आपको इसके बारे में और चर्चा करूंगा। ऐसे गिल्ड फंड एक अलग कॉन्सेप्ट में होता है, जो गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज है बेसिकली, ठीक है, जो मैं पहले गोल्ड पैरामीटर में होता था, जो मैं लास्ट वीक आपको बताया था। और एक जो पॉपुलर एरिया है दैट इज फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम योर बैंक, आप अपने बैंक में पोस्ट ऑफिस में एफडी बना लो। तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट एरिया है आपका, अगर इन समरी किया जाए तो, है ना। क्या सर, यही सब तो एरिया है जहां जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर यहाँ पर रियल एस्टेट नहीं दिए सर, रियल एस्टेट सबका बस का बात नहीं है, ठीक है। मतलब हार्डली 10% पॉपुलेशन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकता है, 90% तो बिल्कुल नहीं सोच सकता, बिकॉज रियल एस्टेट मतलब जगह जमीन का बात है, जो काफी हाई वैल्यूएशन एरिया में होता है सर। ऐसे भारत जैसे देशों में जहाँ पर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, मतलब 140 करोड़ के आसपास की आबादी में डिमांड सप्लाई सिचुएशंस बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। और जगह का डिमांड सप्लाई के साथ जो वैल्यूएशन है, सब कोई नहीं परचेस कर सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर, मतलब इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से सबके बस का बात नहीं। भाई ये जमीन खरीद ले, वो घर खरीद ले, फिर बेच दे, इट्स नॉट इजी फॉर ऑल द पर्सन्स, ऑल द पीपल। सो लेकिन सर ये तो सबके लिए है, ये जगह सबको मौका देता है। डायरेक्ट इक्विटी, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट बॉन्ड के बारे में बात करने वाला हूँ, सो वेट एंड वॉच। डेब्ट म्यूचुअल फंड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, एक फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, एटसेट्रा। सो मैं आपको मनी मेकिंग स्किल्स के बारे में ही, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियसली मनी मेकिंग स्किल्स है, ठीक है। ये सब आप लोग फाइनेंशियल पढ़ाई करते हो ना, सीए में, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए, ठीक है, एमबीए फाइनेंस, एनआईएसएम, ये सब मनी मेकिंग स्किल्स ही तो है, ठीक है। मनी मेकिंग या मनी मेकिंग, है ना, या तो आप मनी मैनेज करोगे या तो आप मनी को और ज्यादा क्या करोगे, कंपाउंड करोगे, ठीक है, आपका पैसा बढ़ेगा, यही आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए। सो इस फील्ड में आज का बॉन्ड मार्केट आपको क्या सिखाएगा, चलो देखते हैं। ऐसे एक स्पेशल बात आपसे थोड़ा सा बॉन्ड मार्केट बोलने से पहले बताता हूँ कि पैसा बनाना एक बहुत ही अच्छा स्किल्स है। मैं रिसेंटली कुछ दिनों से ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस एंड फॉर सम कुछ कारण से मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा मार्केट विजिट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं कुछ एनालिसिस कर रहा था, ठीक है, जैसे कि मैं अपने स्टेट के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोच लेता हूँ आजकल कि हमारे स्टेट में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से जब मेरा एक छोटा सा जो नॉलेज है मैं शेयर कर रहा हूँ, अच्छा बुरा भला आपके ऊपर है, कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता, बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको, मैंने जो मनी मेकिंग स्किल्स में मैं सोच रहा था वही मैं बात कर रहा हूँ। सीरियसली आई एम वेरी कंसर्न अबाउट माई स्टेट। मैं, आप लोग भी कंसर्न हो सकते हो, क्यों नहीं होंगे, ठीक है, मेरे से ज़्यादा होंगे शायद, ठीक है। मैं अपने देश के बारे में, अपने स्टेट के बारे में थोड़ा चिंतित होता हूँ कि बंगाल में मनी मेकिंग स्किल्स बहुत खराब है, ये मेरा पर्सनल मानना है, ठीक है। मतलब इसका नॉलेज हमें बचपन से नहीं दिया जाता,
इसके बारे में मैं एक छोटा सा चीज़ आपको बताता हूँ। मैं भी जिस तरह से पला बड़ा हूँ, शायद जो लोग बंगाल से हैं, आप लोग हर कोई बंगाल से नहीं, आई नो, बट जिस तरह से हो सकता है सिमिलरिटीज आपको भी दिखे, बट ये मनी मेकिंग स्किल्स के बारे में हमें बचपन से नॉलेज देना चाहिए, ठीक है, मतलब बाकी एजुकेशन के साथ साथ। बट कहीं ना कहीं ये स्किल्स या फिर इस तरह का माइंड सेटअप लैग है। तो अगर जैसे मैं कुछ दिनों से कुछ कारण से बड़ा बाजार साइड में जाना पड़ रहा है, सो मैं बड़ा बाजार में एक चीज़ देखा, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कलाका स्ट्रीट, बड़ा बाजार, ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे, ऐसे और भी एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, अपने दूसरा भी एरिया है अपने यहाँ पर, ठीक है। मैं बड़ा बाजार इसलिए लिया बिकॉज बड़ा बाजार इज अ बिग मार्केट सर, बिग मार्केट। यहाँ पर आपको इतना वैरायटीज ऑफ मार्केट देखने को मिलेगा, मतलब जिसका अगर कभी विजिट नहीं किए तो मच विजिटेड एरिया है सर, सर्वे के लिए, रिसर्च के लिए और मनी मेकिंग स्किल सीखने के लिए। मजाक नहीं कर रहे सर, अगर आपको सच में मनी मेकिंग स्किल्स देखना है कि किस तरह से बिजनेस किया जाता है, यू ऑल मस्ट विजिट बड़ा बाजार। और बड़ा बाजार में एक सेगमेंट नहीं है, बड़ा बाजार का डिफरेंट सेगमेंट है, देयर आर डिफरेंट सेगमेंट्स इन बड़ा बाजार, और आप लोगों को विजिट करना चाहिए और वहाँ का लोगों का स्किल्स देखना चाहिए, ठीक है, ठीक है, सीरियसली स्किल्स देखना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ, अगर मैं प्योर बंगाली एरिया में जब देखता हूँ, और बड़ा बाजार इज नॉट प्योर बंगाली एरिया, इट्स अ वर्सेटाइल एरिया, इट्स अ मिनी इंडिया। आप ऐसे फील कर सकते हो कि बड़ा बाजार मतलब एक डायनामिक भारत है, ठीक है, मतलब बड़ा बाजार जाना मतलब ऐसे भारत में आ गए, आपको हर जाति का लोग मिलेगा, ठीक है, वहां पर आपको हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, सिख, क्रिश्चियन, हर तरह का लोग दिखेगा, ठीक है, हर जाति का। उसके साथ साथ आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा, आपको हर तरह का लोग मिलेगा, जैसे पंजाबी, मारवाड़ी, बिहारी, बंगाली, हर तरह का। सर ये क्यों बता रहे हो सर, मैं एक चीज देखा कि जैसे बड़ा बाजार में, जैसे जो मैं एक नॉर्थ इंडियन कॉन्सेप्ट से ही बताऊंगा कि नॉर्थ इंडियन के लोग, बच्चे लोग, मतलब हार्डली 20-22 साल के या 24 साल के, ऐसे लोग कितना अच्छा बिजनेस के ऊपर ध्यान देता है, डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस करता है। कोई सूता का बिजनेस कर रहा है, कोई चूड़ी का बिजनेस कर रहा है, और बिजनेस करने में क्या पैशनेट है, सीरियसली। कोई कपड़ा का बिजनेस कर रहा है एंड दे आर रियली पैशनेट अबाउट देयर बिजनेस। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक बिजनेस करने के लिए पागल की तरह, मतलब अब एक पैर में खड़ा है, और कमाते भी है, गजब का कमाते हैं, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा लेते हैं। मैं हिसाब कर रहा था, किसी से बात कर रहा था, कमा लेते हैं सर। वही चीज जब मैं प्योर बंगाली सोसाइटी में देखता हूँ, मैं खुद बंगाली सोसाइटी से हूँ, हमारे सोसाइटी के अंदर ऐसा कल्चर बहुत कम है। हम लोग यहाँ तो बाध्य होके बिजनेस में आते हैं कि भाई अब कुछ नहीं हुआ, सरकार ने जॉब नहीं दिया, तो चलो अभी चलो बिजनेस करते हैं, ठीक है। लेकिन बड़ा बाजार में जो भी माइंड सेटअप के लोग हैं ना, आप देखिएगा उसमें जो भी नॉर्थ इंडियन कॉन्सेप्ट में ज्यादातर लोग हैं, ठीक है, उसमें मुस्लिम है, मारवाड़ीज है, बिहारीज है, ठीक है, बट इनको अगर आप देखोगे ना, ये ऐसे माइंड सेटअप के साथ आते हैं, इनके लिए बिजनेस करना एक, जैसे ये कुछ कर रहा है, मतलब इसके माइंड में एक गजब का फीलिंग्स चलता है, वो कुछ कर रहा है सुबह से और सच में कमाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर कैसा है, मैं देखता हूँ यहाँ पर लोग 25-30 साल तक पढ़ते रहते हैं, ठीक है, नहीं प्रोफेशनल पढ़ाई का बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ नहीं है, क्या करेंगे, मतलब सिर्फ एक्सक्यूज, सरकार क्या कर रहा है, ठीक है, मतलब हम खुद भी कुछ कर सकते हैं, ऐसे माइंड सेटअप या मनी मेकिंग स्किल्स कहीं ना कहीं मिसिंग है। आई डोंट नो ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं है हमारे यहाँ पर, या फिर ऐसा कल्चर बिल्ड करने में क्या प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि बंगाली हमेशा से ऐसा था, आपको सुन के अच्छा लगेगा कि बंगाल एरिया एक जमाने में भारत को लीड करता था। और एक जमाने मतलब सिर्फ ब्रिटिश पीरियड का बात नहीं है, ब्रिटिश का बात अलग है, वो कोलकाता को कैपिटल बनाया था, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट इफ यू रिविजिट द बंगाल, ठीक है, मतलब बंगाल मतलब सिर्फ आज का ये वाला बंगाल नहीं, तब बंगाल मतलब आज का बांग्लादेश, त्रिपुरा, ये होल एरिया इज बंगाल, बिहार का भी कुछ एरिया। सर यहाँ पर एक बंदर हुआ करता था, बंदरगाह मतलब पोर्ट, ठीक है, पोर्ट का नाम था ताम्रलिप्त, ठीक है, जो भारत के बिजनेस सिनारियों में इतना फेमस था कि बिजनेस में बंगाल का भारत में हिस्सेदारी टॉप क्लास का था। सो बंगाल में बिजनेस कल्चर था, बट आजकल बिजनेस कल्चर छोड़ के आज मैं देखता हूँ छोटा छोटा बच्चा लोग, हाँ, कॉलेज में सिर्फ पार्टीबाजी करता है। आई रियली हैव ए थॉट प्रोसेस, मतलब ऐसा क्या है, मतलब पार्टी में तो कुछ है नहीं, बट कैसा एक फालतू का कल्चर बना दिया। हर कोई कुछ क्या करता है, जो पार्टी है रूलिंग में उसके साथ है, क्या करते हैं, कुछ नहीं, जब भी कहीं पर जाते हैं चल जाते हैं, मतलब बिजनेस नहीं है, बिजनेस का माइंड सेटअप नहीं है, मिसिंग है। ऐसा कल्चर हो जाए ना सर, मजा आ जाए सर, किसी को भी, मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, इकोनॉमी डेवलप होगा हर चीज में। और क्रिएटिविटी है, बिजनेस एक क्रिएटिव चीज है, बिजनेस सीरियसली क्रिएटिव है, मैं तो पूरा दिल से मानता हूँ बिजनेस क्रिएटिव है। और अगर आपको बिजनेस का क्रिएटिविटी समझ में आएगा ना,
तो आप ये बॉन्ड म्यूचुअल फंड का भी क्रिएटिव कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। ठीक है, तब आप ये भी समझ पाओगे, जैसे कि मैंने आपको सोचा कि आज मैं HDFC मार्जर बताऊंगा, तो ये भी आप समझ पाओगे दिल से और दिमाग से कि HDFC मार्ज क्यों किया। इच दिस एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद बिजनेस। तो बिजनेस सेटअप जो है ना सर, ये एक अलग ही संस्कृति है। ये बिजनेस सेटअप इकोनॉमी का एक पिलर है, और इस पिलर को ना मतलब बहुत ही रूट लेवल से बनाना चाहिए। ठीक है, बहुत रूट लेवल से बनाना चाहिए हर किसी चीज में। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पैसा पैसा कर रहे हैं, नहीं, इट्स नॉट अबाउट पैसा, इट्स अबाउट मेहनत, इट्स अबाउट क्रिएटिविटी। लेकिन यहाँ पर पैसा बोलने से लोगों के मन में ना एक अलग है, नहीं पैसा पैसा है सर, मनी माइंडेड, नहीं, इट्स नॉट नेगेटिव थॉट, यूज इट पॉजिटिव वे में। चलो देखते हैं आज बॉन्ड मार्केट में क्या है। आपको मेरा बात समझ में आया सर? मैं बेसिकली यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे बच्चे के अंदर बिजनेस का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, जिसको जॉब करना है, IIT क्रैक करके CEO बनना है, वो CEO बने। जिसको IIM जाना है बने, जिसको CA क्रैक करना है, CS क्रैक करना है, करे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये बिजनेस माइंड सेटअप बच्चे के अंदर होना चाहिए, जो स्कूल लेवल से बिल्डअप होना चाहिए। क्या मैं गलत बोला? प्लीज टेल मी, जस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर तो मैं देखता हूँ कि नो सर। ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं सर। কি রে তথা আমি কিছু ভুল বলছি? ये जो मनी मेकिंग कॉन्सेप्ट इज टोटली मिसिंग, येस और नो? মানে খুব কম, হার্ডলি 5% এর মধ্যেও আছে কিনা ডাউট আছে। তথা আওয়াজ পাচ্ছিস কি পাচ্ছিস না রে? হ্যাঁ স্যার। তাই না? এটা খুব দরকার কিন্তু, মানে আমি আমি বলতে চাইছি কি এইগুলো কিন্তু পলিটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ হওয়া উচিত। এই বাচ্চাদের মধ্যে এই ধরনের জ্ঞানগুলোকে বিল্ড আপ করা, তবে তো ইকোনমি ডেভেলপ হবে। নাহলে তো সারাটা জীবন হাই হাই করতে করতে চলে যাবে। হ্যাঁ, মানে নেই 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 করতে করতে সত্যি ভগবান একদিন তথাস্তু করে দেবে, নেই। মানে সিরিয়াসলি আমি দেখছি তো ইস্ট इंडिया, मतलब मेनली दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स बेसिकली वी कैन सी इट इन ईस्ट इंडिया। अब साउथ में जाओ, यहाँ पर भी लोग के अंदर बिजनेस स्किल्स है, बट थोड़ा अलग लेवल में है। दे आर मच मोर क्रिएटिव नाउ इट इज, है ना, टेक्नोलॉजिकल बिल्डअप में, मेडिकल सेगमेंट्स में। नॉर्थ इंडिया में तो बिजनेस है ही, ये लोग तो बिजनेस के लिए राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दे नोन फॉर देयर बिजनेस स्किल्स। ठीक है, साउथ को देखो, साउथ इज नोन फॉर देयर मतलब इनोवेटिव बिजनेस स्किल्स। ठीक है, आज के डेट में स्टार्टअप कल्चर देखो, बैंगलोर, हाँ, हैदराबाद, तेलंगाना एरिया, मतलब दे बेसिकली इनोवेटिव वे में। तमिलनाडु तो है ही सर, केरला भी योगदान करता है, लेकिन मिसिंग है सर ईस्ट इंडिया, यही मेरे को चिंता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया में बेसिकली बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, ये मिसिंग है। ठीक है, एंड आई एम मेनली कंसर्न विद माय ओन स्टेट्स, बिकॉज कुछ तो यहाँ माइंड सेटअप चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो मनी मेकिंग सर एक कला है, ये कला सबको सीखना चाहिए, और हम लोग बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करके मनी मेकिंग स्किल्स के बारे में बात करते हैं। चलो, थोड़ा सा अलग मुद्दा था, लेकिन मनी मेकिंग कॉन्सेप्ट में था। ओके, तो पहले का जो भी चैप्टर्स था, प्रीवियस चैप्टर में हिंटिंग दैट यू डिस्कस इंडेक्स फंड्स नेक्स्ट। अच्छा, इंडेक्स फंड इसके बात करेंगे। ठीक है, आई एम टेकिंग अ बिट ऑफ अ डेटा टू इंट्रोड्यूस हाउ वन कैन इन्वेस्ट इन बॉन्ड डायरेक्टली। ठीक है, कैसे आप डायरेक्टली बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड व्हाई आई एम डूइंग दिस नाउ। ओके, जो भी रीजंस हो, बेसिकली आज के डेट में ना सर हम लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक जीरोधा कॉइन। ठीक है, जीरोधा कॉइन के थ्रू से, या फिर आप NSE, आजकल एक बॉन्ड के लिए ना एक ऐप आ गया है सर NSE का, NSE बीट बोल के, आई थिंक NSE बीट ही है ये ऐप है। आप ऐप डाउनलोड करके, ठीक है, एक सेकेंड, हाउ टू फ्रॉम NSE के NSE गो बीट, सॉरी नॉट NSE बीट, इट्स अ गो बीट वेब प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आप मोबाइल ऐप पे डाउनलोड करके NSE में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो NSE के थ्रू से भी आप बॉन्ड परचेस कर सकते हो। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा बॉन्ड मार्केट को एक झलक दिखाता हूँ। PSE NSE कहीं पर भी चलते हैं, और आपको बॉन्ड मार्केट का झलक जो रोज बताता रहता था, आज मैं थोड़ा इसका झलक इसलिए दिखाऊंगा बिकॉज आज मैं आपको परचेस करना सिखाऊंगा और कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। ओके, नाउ लुक एट सर हियर, देखो सर यहाँ पर क्या लिखा है, बॉन्ड्स, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एंड आप यहाँ पर देखो सर्च बाय डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज के हिसाब से भी आप देख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारा कंपनी बॉन्ड इशू किया है, जैसे आपको मैं अभी बोल रहा था ना कि HDFC मार्च किया है, और अभी बोल रहे हैं कि वो 50,000 करोड़ मार्केट में बॉन्ड इशू करेगा। खबर है ना आप लोगों के पास? हाँ सर।
रिसेंटली मार्च भी हुआ, बहुत बड़ा मार्च का खबर है सर ये। और आप देखोगे यहाँ पर HDFC could raise, ठीक है, could raise 50,000 crore थ्रू बिगर एवर बॉन्ड सेल, ठीक है, बॉन्ड सेल करके मार्केट से पैसा रेस करेगा। तो ये बॉन्ड का पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, ये तो प्राइवेट प्लेसमेंट करेगा, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी, ठीक है, या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट के थ्रू से ये बॉन्ड लेगा, ठीक है, मतलब जो बेसिकली कंपनी की तरफ से देखो तो एक तरह का लोन है, ठीक है, बेसिकली ये लोन लेगा आपसे, मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और बदले में आपको रिटर्न जनरेट करेगा, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा बॉन्ड यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ लाइव दिखाता हूँ, यहाँ पर ये लाइव मार्केट में आपको दिखा सकता हूँ सर। लुक एट हियर, NHAI नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया, N2 सीरीज के हैं, बॉन्ड टाइप रेगुलर में है, कूपन रेट 8.30 का है, फेस वैल्यू 1000 का है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1207 का है। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहने वाला हूँ आज बॉन्ड मार्केट में। कहने का मतलब ये है कि जब कोई बॉन्ड 1000 का फेस वैल्यू है, 1207 का इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, कूपन रेट इसका 8.30 है, ठीक है, और रेटिंग AAA है या समथिंग लाइक दैट, एंड मैच्योरिटी डेट है। लेकिन यहाँ पर बात ये है सर, क्या ये परचेस करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका एनालिसिस कैसे करोगे। नाबार्ड का बॉन्ड बिक रहा है, NTPC का बॉन्ड बिक रहा है, मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो हमारे देश में बिजली बनाते हैं। हाँ सर, हमारे देश में जो बिजली बनाते हैं, बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ओके, बंगाली में हम लोग बोलते हैं विद्युत, ओके, पूरा देश भर में NTPC, जैसे आसपास में कोलाघाट थर्मल पावर है, ठीक है, तो इनका भी बॉन्ड बिक रहा है, ये भी 1084 चल रहा है और इसका फेस वैल्यू 1000 था, कूपन रेट इसका भी 8.41% अच्छा है, बैंक FD से भी अच्छा चल रहा है, IRFC है, रूरल इंडियन रेलवे फाइनेंस का है, ठीक है, और भी बहुत सारे कंपनी है, लिस्ट खत्म नहीं होगा। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट, जो मैं आज आपको बात करने वाला हूँ कि ये बॉन्ड आप कैसे परचेस करोगे। आप डायरेक्टली मैं आपको दिखाया, आप NSE क्या बोले, क्या नाम बोला अभी मैंने आपको, NSE बीड है ना, गो बीड, सॉरी, गो बीड के नाम से भी ऐप है, और आप जीरोधा कॉइन वगैरह के थ्रू से, ICICI डायरेक्ट के थ्रू से भी आप बॉन्ड परचेस कर सकते हो, बहुत सारा है, HDFC सिक्योरिटीज में भी है, सभी ब्रोकिंग कंपनीज आजकल बॉन्ड का प्लेटफॉर्म भी रखा है, और RBI के थ्रू से RBI बॉन्ड भी आप परचेस कर सकते हो। लेकिन हाउ टू परचेस से भी इंपॉर्टेंट है, वाई शुड आई परचेस, और परचेस करने के टाइम पे कैलकुलेशंस क्या है उसका, ठीक है, तो जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बॉन्ड परचेस करने का स्किल्स, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू से नहीं जा रहे हो सर, अभी मैं थोड़ा इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, ठीक है, यू डोंट गो विथ म्यूचुअल फंड कंपनीज, ठीक है, म्यूचुअल फंड में आपको चिंता करने का जरूरत नहीं पड़ता, आपके एसेट मैनेजर्स आपके बिहाफ में कर लेगा, है ना, आपके एसेट मैनेजर्स आपके बिहाफ में कर देगा। लेकिन जब आप डायरेक्टली करोगे तो आपको एनालाइज करना चाहिए कि ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट है, जो बॉन्ड है, इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ओके। तो बॉन्ड प्लेटफॉर्म के जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ, जीरोधा है, ये सब तो है ही, ठीक है, ऐसे ये जीरोधा का ही एक प्लेटफॉर्म से मैं आपको कुछ बात कर रहा हूँ। सब देखो, जीरोधा के कॉइन पे लैंडिंग पेज पे कुछ डेटा है, जैसे कैसे दिखता है, ठीक है, आप जीरोधा से करो, ICICI से करो, ठीक है, या फिर जीरोधा काफी इजी टू एक्सेस कॉन्सेप्ट है, आप लोग ले सकते हो, ठीक है, या फिर बाकी दूसरे कंपनी को भी आप ले सकते हो, डायरेक्टली बॉन्ड में इन्वेस्ट करना। सो वी आर टॉकिंग अबाउट हाई क्वालिटी PSU। सर हाई क्वालिटी PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और हाई क्वालिटी का मतलब होता है रेटिंग, जिसका रेटिंग जितना हाई है। सर रेटिंग कितना हाई होता है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे NHAI, ठीक है, इसका रेटिंग है AAA, मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी बॉन्ड है ये। अब आपको समझ में आ रहा है ना सर, बॉन्ड का रेटिंग जितना हाई होगा, सर रेटिंग कौन देता है, क्रिसिल है, केयर है, फिच है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो बड़े बड़े रेटिंग कंपनीज के नाम से काम करते हैं। तो रेटिंग एजेंसीज जब रेटिंग देगा, उसके हिसाब से आप उसको हाई क्वालिटी या लो क्वालिटी बोल सकते हो, ठीक है। AAA होते हैं, AA होते हैं, AA के नीचे का होता है, ये सब बात तो मैं पहले क्लासेस में करके रखा है ना। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ हाई क्वालिटी बॉन्ड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो बॉन्ड को कैसे पहचानना है, मतलब यहाँ पर बात है कि बॉन्ड पहचानो, ओके। ए मोहितो, सॉरी सुमित, मौसमी, समझ में आ रहा है रे, ज्योति। हाँ सर। So high quality here means the highest credit rating. At any given point, the platform lists all the available bond for you to invest as to today. These are bonds available to you. तो चलो कुछ बॉन्ड, ये थोड़ा पुराना डेटा है, बट कोई बात नहीं, आप रिसेंट डेटा जैसे ही आप लॉगिन करोगे, जैसे मैं आपको NSE में लॉगिन करके दिखाया, ऐसे दिखता है, ठीक है। सो इट्स नॉट अ बिग डील जब भी लॉगिन करोगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि बॉन्ड जब आप परचेस करने जाते हो तो वहाँ पर क्या क्या लिखा होता है और उसके बारे में आपको क्या नॉलेज लेना है,
ठीक है। तो अवेलेबल बॉन्ड है, आप यहाँ पर जस्ट नजर डालो थोड़ा। ये आरईसी लिमिटेड का है, मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, जो पूरा देश भर में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करते हैं। ठीक है, ये पीएसयू बॉन्ड है, टैक्स फ्री है। ठीक है, टैक्स फ्री होने से फायदा क्या है सर, इसका जो इंटरेस्ट अर्निंग होगा उस पर सरकार आपको कोई टैक्स नहीं लेगा। लेकिन क्या अगर आप कैपिटल गेन करोगे तो छोड़ देगा? नहीं सर, कैपिटल गेन पे छोड़ेगा नहीं। मानो कि जब आप मैच्योरिटी पे इसको सेल करके अगर आपका गेन होता है तो छोड़ेगा नहीं, वो कैपिटल गेन टैक्स लेगा आपको। लेकिन इंटरेस्ट इनकम जो है, मतलब आरईसी लिमिटेड टैक्स फ्री है, मतलब इसका इससे जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपको कभी भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव होता है टैक्स फ्री का। ठीक है, और रेगुलर मतलब टैक्स फ्री नहीं है। तो आरईसी लिमिटेड का है 10 ईयर है, 41 मंथ्स का। ठीक है सर, प्राइस पर यूनिट है 1115 करेंटली चल रहा है। आप यहाँ पर ध्यान से देखो सर, क्या लिखा है, YTM 5.40% यील्ड टू मैच्योरिटी। जो लोग फाइनेंस के क्लास सभी कोई किए हो या करते हो आजकल, तो YTM के बारे में अच्छा खासा नॉलेज ले रहे हो। YTM 5.40 से आपको क्या समझना है, मतलब इसका रिटर्न, YTM का एक्चुअल मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एनी बॉन्ड। लेकिन सर वो तो समझ रहे हैं, लेकिन ये खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए इसको थोड़ा समझाओ। ये सर मैं वही कोशिश करूंगा कि 5.40% अगर किसी बॉन्ड का YTM है तो क्या आपको ये लेना चाहिए। इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक टुडे, आज का बहुत ही हॉट टॉपिक है। बिकॉज जब कोई बंदा इन्वेस्ट करते हैं या फिर जब कोई क्लाइंट को बोलते हैं कि इस बॉन्ड को परचेस करो, ठीक है, या म्यूचुअल फंड को परचेस करो, तो वो फंड कितना यील्ड दे रहा है ये कैलकुलेट करना एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के दिमाग में होना चाहिए, है ना। तभी तो एडवाइजर बन पाओगे आप लोग, तभी ना रिसर्च एनालिस्ट बन पाओगे आप लोग, है ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी कोर पार्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। सो YTM को फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू में जो लोग क्लास करते हो उनको थोड़ा हेल्प हो जाएगा, और जो कभी फाइनेंस नहीं पढ़ा है, ठीक है, उनके लिए बोलूंगा आप सुनो, आपको भी समझ में आएगा। अगर कोई है जिन्होंने कभी फाइनेंस पढ़ा नहीं या फिर आगे आगे पढ़ेगा, ठीक है, उन्हें भी समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा इजी वे में बताऊंगा। अच्छा, कूपन, कूपन मतलब इंटरेस्ट जो पर्टिकुलर बॉन्ड आपको ईयरली देगा। कभी ईयरली देता है, कभी मंथली देता है, कभी हाफ ईयरली भी हो सकता है, कभी आपका क्वार्टरली भी हो सकता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पर ईयरली बोला है, मतलब इसका। अच्छा, टैक्सेबल है कि नहीं है, नो है। तो यहाँ पर ज्यादातर जो भी है आरईसी का है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, मतलब आपका हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट मतलब क्या रहे, इसका नाम क्या है, हडको, है ना, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट, यस हडको। ठीक है, हडको है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये सब पॉपुलर कंपनीज है, इनका बॉन्ड बहुत ही हमेशा हाई रेटिंग होते हैं। और ये PSU है, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी है। समझ में आ रहा है सर? हेलो, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या डेटा होता है, क्या इसका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि जब एक बॉन्ड परचेस करने जाते हो तो आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बात समझ सामने आता है आपके लिए, और उसके बेसिस में आप इन्वेस्ट बटन में क्लिक करोगे कि नहीं करोगे, ये बात भी सामने आता है। यस और नो? इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना बताओ। यस सर। ओके, अब एनालिसिस करेंगे सर, एक एक पॉइंट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट एनालिसिस करेंगे जो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल REC को ही उठाते हैं, हाँ, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को। ठीक है, जो भारत सरकार का रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, ये मार्केट से आपसे लोन लेता है। जैसे आपको मैं अभी क्या बोला, HDFC बैंक मार्केट से बॉन्ड बोरो करेगा, ये रिसेंट न्यूज है। ठीक है, तो वो ये अगर 50,000 करोड़ बॉन्ड आता है ना, ये बिगेस्ट एवर बॉन्ड बनने वाला है। ठीक है, तो ऐसा ही कंपनी बॉन्ड इशू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कुछ बॉन्ड मार्केट में कैसे आते हैं, कितना पैसा उसमें शामिल होते हैं, इसका भी आइडिया मैं आपको दिखाता हूँ गवर्नमेंट बॉन्ड का। ठीक है, वेट करो, मैं अभी दिखा देता हूँ, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। कि बॉन्ड जब मार्केट में आता है, और भी कितना सारा बॉन्ड आने वाला है, तो आने वाले बॉन्ड के बारे में भी आपको भी कुछ नॉलेज ले लेना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड सर, आने वाला बॉन्ड, आने वाला बॉन्ड, सेकेंड। जस्ट सेकेंड सर, एक सेकेंड रुको, अभी दिखाता हूँ मैं कि क्या क्या आने वाला बॉन्ड है अभी मार्केट में, आपको एक आइडिया लग जाएगा।
अच्छा, क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये मैं जीरोधा कॉइन का ही प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया, इजीली मिल जाता है मुझे जीरोधा का चीज़, ठीक है। सो क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर? आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड भी Yes. परचेस कर सकते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस कर सकते हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड परचेस कर सकते हो। आजकल आप स्टॉक्स भी अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है सर, ठीक है। आप स्टॉक्स के थ्रू से भी कर सकते हो, वो काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी दे रहा है आजकल। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज, बट हाँ जीरोधा काफ़ी पुराना है, मतलब काफ़ी न्यू मॉडल में बहुत ही अच्छा कर रहा है। मैं काफ़ी दिनों से जीरोधा फॉलो करता हूँ, आप लोग भी बहुत लोग करते होंगे। सो म्यूचुअल फंड है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, कॉर्पोरेट बॉन्ड है, ETF एंड SGBs हैं, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी है। सो मैं आपको गवर्नमेंट बॉन्ड का क्या मार्केट में अभी गवर्नमेंट बॉन्ड का खेल है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड बॉन्ड्स, जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, ऐसे लॉगिन करने के बाद आप परचेस कर सकते हो। यहाँ लॉगिन नहीं है, लेकिन इतना डेटा अवेलेबल हो जाता है कि मार्केट में आगे आगे क्या बॉन्ड आने वाला है। ये देखिए सर, ऑक्शन वीक बिड करना पड़ता है ना। ये देखो अप्रैल 4 में 5 साल के लिए कुछ बॉन्ड आने वाला है सरकार का। 5 ईयर्स बॉन्ड है, 14 ईयर्स बॉन्ड है, 30 ईयर्स बॉन्ड है, कुल मिला के 32,000 करोड़ का है, ठीक है। अप्रैल 11 to 15 2022 का आने वाला है, 33,000 करोड़ का बॉन्ड है, उसका भी अलग अलग टाइम पीरियड है। इस तरह से पूरा लंबा लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, कि दिस 2022 के अंदर क्या क्या बॉन्ड आने वाला है और कितना वैल्यू का बॉन्ड आने वाला है, ठीक है। सब 30 32 34,000 करोड़ के आसपास का है। ऐसा कॉर्पोरेट बॉन्ड भी है, कॉर्पोरेट बॉन्ड का भी नेक्स्ट वीक अभी कुछ डेटा है नहीं, ठीक है, जो आपको मैं NSE में दिखा रहा हूँ ऑलरेडी कॉर्पोरेट बॉन्ड में। तो ऐसे बॉन्ड आते हैं, वो कंपनी क्या करते हैं, जो जिनको पैसा चाहिए वो मार्केट में बॉन्ड रेज करते हैं, और बदले में हम आप जैसे लोग या म्यूचुअल फंड के थ्रू से हम लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन बात यह है कि सर इन्वेस्ट तो कर देंगे, जैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का बॉन्ड है, टैक्स फ्री बता रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये बॉन्ड में लोग पैसा खर्चा करें, लोग इन्वेस्ट करें, ठीक है, तो गवर्नमेंट को फायदा होगा और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए उनको पैसा मिलेगा और बदले में आपको रिटर्न दे देगा, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट को लोन दे रहे हो, इसका सिंपल मतलब होता है कि आप गवर्नमेंट को लोन दे रहे हो, और यहाँ पर आप डायरेक्टली कर रहे हो म्यूचुअल फंड के थ्रू बिना, ठीक है। तो देर आर 2 टैग्स बिलो द कंपनीज नेम, तो कंपनी के नाम के नीचे 2 टैग है, एक है टैक्स फ्री का और एक है रेटिंग का, ठीक है। एक बार यहाँ पर टैक्स फ्री बताया, तो टैक्स फ्री से क्या लेना देना आपका वो जान लेना, और एक है रेटिंग से क्या लेना देना। सो पॉइंट टू बी नोटेड हियर, अगर कोई बॉन्ड टैक्स फ्री है, PSU करिए इम्प्लिसिट सोवरेन गारंटी, सबसे बड़ा बात है क्योंकि PSU है तो सोवरेन गारंटी है, मतलब सरकार का गारंटी है। हेंस द क्रेडिट रिस्क इन दिस PSU बॉन्ड इज वेरी लो, ठीक है, रिस्क नहीं है, आपको पैसा मिलेगा, आपका पैसा मारा जाने का चांसेस बहुत ही लो है। The tax-free bit indicates that interest income received from this bond is 100% tax exempt, and tax-free bit makes these bonds extremely attractive for the investors. However, the tax-free is applicable only for the interest income. If you hold the bond till maturity, there will be no taxation on your interest earning from this bond. ठीक है, तो अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो और फिर बाद में जब आपको कैपिटल गेन होता है, से फॉर एग्जांपल जब बॉन्ड आया था तब आपने 1000 में खरीदा था, से फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फेस वैल्यू 1000 का है, आपने सपोज 1000 में ही परचेस किया था बॉन्ड को, और मार्केट में अभी कितना चल रहा है 1200, तो पर शेयर में कितना आया सर आपको, कितना गेन कर लिया आपने? हेलो, प्लीज टेल मी। 207 ना। तो अब जितना यूनिट जितना 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 यूनिट आपके पास होगा बॉन्ड का, ठीक है, उसके हिसाब से अगर आपने 207 करके, से फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 यूनिट परचेस करके रखे थे, ठीक है, तो उतना आपका कैपिटल गेन होगा, ये कैपिटल गेन आपका टैक्सेबल होगा। बात समझ में आया सर? हेलो, प्लीज टेल मी सर, ये वाला बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, आप लोग चुप रहोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? Yes, sir. Yes sir, okay sir. So if you manage to sell this bond before maturity at a price more than what you had purchased, then you get capital gains which are taxable, ठीक है, ठीक है सर। तो इंटरेस्ट अर्निंग आपके लिए टैक्स फ्री है। अच्छा, क्रेडिट रेटिंग का टैग होता है ना, अगर बॉन्ड जो है उसमें क्रेडिट रेटिंग का भी टैग होता है, ये जो जैसे बार बार यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। तो क्रेडिट रेटिंग का टैग से आपको क्या पता चलता है? क्रेडिट रेटिंग से आपको पता चलता है कि अगर कोई बॉन्ड AAA बता रहा है, ठीक है, बाय क्रिसिल, ठीक है, द रेटिंग इज एन इंडिकेशन ऑफ द क्रिसिल जो है ना, ये NSE का ही एक सब्सिडरी के तौर पे काम करते हैं सर, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये जो हमारे देश में जो NSE सॉरी BSE सेंसेक्स के अंडर में क्रिसिल आता है, मैं दिखाता हूँ एक बार, क्रिसिल
क्रिसिल इज अ वेरी बिग कंपनी सर, वो वर्ल्ड वाइड काम करते हैं। क्रिसिल केयर दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। क्रिसिल इज एन इंडियन एनालिटिकल कंपनी। आप लोग अगर अच्छा पढ़ाई लिखाई करते हो, अच्छा नॉलेज गैदर करते हो CSCM में, आप लोगों के लिए अच्छा जगह है सर, ठीक है। क्रिसिल 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 ये सॉरी नॉट NSE, ये S&P ग्लोबल का पार्ट है। एनालिटिकल कंपनी प्रोवाइडिंग रेटिंग रिसर्च एंड रिस्क एंड पॉलिसी एडवाइजरी सर्विस एंड इज सब्सिडियरी ऑफ एन अमेरिकन कंपनी S&P ग्लोबल। सर ये S&P ग्लोबल क्या है सर, आप लोग कभी ख्याल कीजिएगा, कभी गौर कीजिएगा, आपको दिखेगा कि सेंसेक्स के पहले, हाँ बॉल स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये स्टैंडर्ड एंड पुअर ये कंपनी है, ठीक है। जो सेंसेक्स बनाते हैं ना वो S&P है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को भी S&P ही बिल्डअप करते हैं, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट का जो क्लास होता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में बेसिकली जब मैं थोड़ा सा फंडामेंटल या फिर डिटेल्स में पढ़ाता हूँ, सेंसेक्स निफ्टी का जो डिटेल्स पढ़ाता हूँ कि कैसे बिल्डअप होता है, सेंसेक्स कैसे बनते हैं, निफ्टी कैसे बनते हैं, तो वहाँ पर बताया जाता है कि S&P कैसे सेंसेक्स बिल्ड करते हैं या निफ्टी कैसे बनाया जाता है, उसके पीछे क्या वेटेड मेथड होता है, ठीक है। इट्स अ डिटेल्स मेथड जो बेसिकली इंडेक्स को बनाते हैं। तो ऐसे इंडेक्स बनाने वाले कंपनी में से एक है S&P, और उसी S&P का ही एक सब्सिडियरी है क्रिसिल, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। जिनका काम होता है रेटिंग देखना, रेटिंग देना, और रेटिंग से क्या होता है, किसी भी बिजनेस का क्रेडिट वर्दीनेस बताया जाता है। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब कोई बिजनेस कितना वैल्यूएशन है, मार्केट से अगर लोन ले रहा है तो क्या वो आपको उसका लोन का जो रीपेमेंट है क्या कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इट्स अ बिग थिंग ना। जब आप बैंक में जाते हो लोन लेने के लिए तो बैंक आपको सबसे पहले देखता है कि आपका क्रेडिट वर्दीनेस कितना है। मतलब बैंक आपको लोन देगा तो आपको बैंक का लोन वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर कंपनीज के केस में रेटिंग के थ्रू से इस तरह का रेटिंग एजेंसीज बताते हैं। द रेटिंग इज एन इंडिकेशन ऑफ द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर and AAA is the highest ranking. So one need not worry about the credit worthiness of the borrower, मतलब rural electrifications का in this case. Apart from these tags, there are other specifications available to you. Some of these are easy and intuitive, while the others are not. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कुछ चीजें काफी easy हैं, but कुछ easy नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ काफी easy हैं, जैसे 10 ईयर मतलब कितना दिनों का है, ठीक है। तो जब भी आप डिटेल्स में जाओगे ना, जैसे आप इसके डिटेल्स में क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको कुछ दिखेगा। On the platform you need to summarize view of the most important parameters and for you consider before investing, जो आपको इन्वेस्ट करने से पहले देखना चाहिए। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। टिपिकल इन्वेस्टर डज नॉट नीड एनी ऑफ मोर इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम दी व्हाट लिस्टेड अबव, ठीक है। तो हाउएवर आपको मैं दिखाता हूँ, लुक एट हियर। अब ये देखिए इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स। एक बॉन्ड जब मार्केट में आता है तो उसका इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स यहाँ होता है। जैसे इंस्ट्रूमेंट डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग है कि शॉर्ट है, इंस्ट्रूमेंट डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। 8.01% सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल टैक्स फ्री बॉन्ड्स, पॉइंट टू बी नोटेड। परसेंटेज ऑफ कूपन दे दिया, मतलब ये एनुअल कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है, वो आपको बता देता है, ठीक है। अच्छा ट्रांचेस 1 सीरीज का ही है। डेट ऑफ मैच्योरिटी इतने दिन बाद होगा, 2023 में इसका मतलब मैच्योरिटी होगा, ठीक है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन का बॉन्ड है। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड है, इसका ISIN नंबर भी दे दिया, ठीक है। इंटरनेशनल जो इसका एक कोड है, ठीक है, जो काफी इसको वैलिड बनाते हैं। वो इधर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड है सर। सिक्योर्ड होने से क्या है, सिक्योर्ड का मतलब होता है आपने जो बैंक को मतलब इस कंपनी को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को लोन दे रहे हो, ये सब अकाउंटेंसी में आप लोग पढ़ते हो ना सर, सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन। तो ये सिक्योर्ड है, मतलब जब किसी कारण से खराब हालत में जब ये कंपनी बंद होता है, ठीक है, खराब से खराब हालत जब होता है तब लाइन लगता है सर कंपनी में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, ठीक है। ये REC है, REC अगर वाइंडिंग अप होगा, ठीक है, या लिक्विडेट होगा, अगर REC वाइंडिंग अप होगा तो सिक्योर्ड है ना, तो सिक्योर्ड वाले सबसे पहले लाइन पे लगते हैं। मतलब कंपनी के एसेट्स पे, इसको हम लोग कंपनी लॉ में आप लोगों को पढ़ाते हैं, कंपनी लॉ में आप लोग पढ़ते हो, क्या बोलते हो, चार्ज, है ना। चार्ज मतलब सिक्योरिटी, आपको कंपनी के Yes, एसेट्स sir. में भी भाग मिल जाता है ना। तो एग्जैक्टली ये सिक्योर्ड लोन है कंपनी की तरफ से, मतलब आपको सबसे पहले हक मिलेगा बिकॉज आप एक सिक्योर्ड लोन प्रोवाइडर हो, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले होते हैं जो अनसिक्योर्ड होते हैं, वो लाइन लगाते हैं, फिर प्रेफरेंस शेयर वाले लाइन लगाते हैं, लास्ट में इक्विटी वाले लाइन लगाते हैं, ठीक है। तो ये खराब से खराब हालत में आपका पैसा मारा जाएगा कि नहीं मारा जाएगा, मतलब आपका पैसा डूबेगा कि नहीं डूबेगा, इसका बात करते हैं। तो सिक्योर्ड है मतलब पैसा डूबने के चांसेस और कम हो गया, है ना सर, पैसा डूबने का चांसेस और कम हो गया, ठीक है। ये देखो सीनियरिटी ऑफ रिपेमेंट, सीनियर मतलब सबसे पहले आप सीनियर हो, सीनियर, इसको सीनियर बॉन्ड कहते हैं। तो सीनियर का मतलब क्या, बड़ा छोटा नहीं रे बाबा, सीनियर मतलब
सबसे पहले आपका हक है, ये बॉन्ड परचेस करने के टाइम पे आपको देखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, टैक्स के ये टैक्स फ्री है तो किस सेक्शन के हिसाब से होता है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 क्लॉज 4 सबसेक्शन 8, ठीक है, 1961 इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा, शेड्यूल ऑफ ओपनिंग ये देखना पड़ता है कब ओपन हो रहा है, कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, इसका मतलब पूरा अलॉटमेंट प्रोसेस एंड फिर एक्चुअल क्लोजिंग डेट यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर साइड में आ जाते हैं, ये देखो सर फेस वैल्यू बता के रखा है 1000, इंटरेस्ट जो है फिक्स्ड है, फ्लोटिंग यही है, और कूपन रेट भी आपको बता के देता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कैसा है इसका, आपको इंटरेस्ट पे करने का वो भी यहाँ पर बताता है। एनुअली फर्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट शैल बी ऑन 1 दिसंबर 2013, जब ये इशू हुआ उस टाइम पे बताया कि पहला इंटरेस्ट आपको 1 दिसंबर को देगा एंड देयर आफ्टर ऑन 1 दिसंबर एवरी ईयर को ही आपको मिलेगा। और इसका रिडेम्पशन होगा, मतलब फाइनल जब ये बॉन्ड आपको रिडीम होगा, ठीक है, वो 24 सितंबर 2023 को होगा, ठीक है। अगर रिडेम्पशन वैल्यू कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब ये फेस वैल्यू पे ही रिडीम करेगा। हाँ सर, पार इंस्ट्रूमेंट है, क्या लिखा है देखो, रिडेम्पशन एट पार इंस्ट्रूमेंट बोला है, मतलब 1000 का है, मतलब 1000 में ही रिडीम करेगा ना। यस सर, अगर प्रीमियम बोलता तो प्रीमियम में रिडीम करता, ठीक है। उसका ये अमाउंट सब बता देता कितने पे होता हाँ, प्रीमियम कि पे। सब 2% 3% प्रीमियम का वैल्यू बता देता। सो इस तरह से आपको ये सब चीज आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आजकल पढ़ ही रहे हो, कैलकुलेशंस भी कर रहे हो। सर ये तो समझ में आ ही रहा है, बड़ा मजा आ रहा होगा, ये लोग समझ रहे हो। अच्छा सर वो तो ठीक है, ये सब तो बात समझ में आ रहा है, हम लोग फाइनेंस के साथ कनेक्ट हो गया सर। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आइटम जो मैं आपको अभी अभी बताया, और सीनियरिटी के हिसाब से आपको मैं बोला कि आप सबसे पहले खराब से खराब हालत में भी आपका ये पैसा डूबेगा नहीं। तो एवरी कंपनी हैज समथिंग कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। द कैपिटल स्ट्रक्चर इज लाइक ए लीडर बोर्ड ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब जो लीडर बोर्ड है, जैसे आप लोग आजकल गेम खेलते हो, लीडर बोर्ड है, which mandates the list of stakeholders who have the highest claim on the company's repayment and earning structure, ठीक है। तो सीनियर जो होते हैं ना, उसको सबसे पहला हक मिलता है। The senior secured debt sits right at the top of the capital structure, while a common stock equity sits right at last. जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको खराब हालत में सबसे लास्ट में क्लेम करने का मौका मिलता है, लेकिन जब अच्छा ही होता है सबसे ज्यादा बेनिफिट इक्विटी वाले को ही मिलता है। तो बिटवीन द सीनियर डेब्ट एंड इक्विटी लाई अदर स्टेक होल्डर्स लाइक अनसिक्योर्ड डेब्ट, मतलब इक्विटी और सीनियर डेब्ट के बीच में कौन होते हैं, अनसिक्योर्ड डेब्ट होते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट होते हैं, एटसेट्रा, जो मैं आपको अभी अभी बोल के आया, प्रेफरेंस शेयर वाले, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। सर ये सब तो समझ में आ ही गया। अच्छा, तो सर इसके साथ साथ आपको कुछ और पॉइंट में बताना चाहिए सर। सो द मोमेंट यू सी द सिक्योर्ड सीनियर डेट, बी एश्योर्ड दैट द क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड इज रिलेटिवली वेरी लो, मतलब आपका पैसा डूबने का चांसेस इस बॉन्ड में बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा समझ के चलो। द सेक्शन आफ्टर दिस इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जैसे कि डेट का इशू का बात ये खुद ही आपको समझा देता है क्या है, ठीक है, जैसे कि आईपीओ वगैरह में होता है ना, इस तरह का। म्यूचुअल फंड में एनएफओ, मतलब जब म्यूचुअल फंड में कोई फंड आता है ना तो उसको एनएफओ बोलते हैं, न्यू फंड ऑफर, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। जैसे ये जीरोधा में आप जाओगे ना, म्यूचुअल फंड में जाओगे, अगर कुछ न्यू एनएफओ है, ये देखो ऑनगोइंग एनएफओ दिख रहा है। म्यूचुअल फंड में अगर कोई एनएफओ आता है ना तो उसके बारे में भी आप देख सकते हो, व्यू एनएफओ, चलो देखते हैं। ये देखो सर, न्यू फंड ऑफर है मार्केट में। जैसे शेयर मार्केट में केस में क्या होता है, आईपीओ है, वैसा ही अगर म्यूचुअल फंड देखना हो तो उसके लिए आपको न्यू फंड ऑफर देखना चाहिए। जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट प्लान है, ठीक है, रेगुलर नहीं है, डायरेक्ट है, ग्रोथ फार्म है, ग्रोथ फंड है। देख लो अंदर जाके किस तरह से बना हुआ है। आईसीआई नंबर दे दिया, 11 अप्रैल को क्लोज होगा, मिनिमम अमाउंट 5000 इन्वेस्ट करना है। और एक कंपनी का आ रहा है इन्वेस्टको इंडिया, इन्वेस्टको, ठीक है, ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। अभी भी मैंने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे आपको डिटेल समझाया नहीं, तो समझाऊंगा तो और समझ जाइएगा। लेकिन ये दोनों अभी अपकमिंग न्यू फंड ऑफर है, तो आपको सुविधा होगा समझने के लिए, आप डिटेल्स आके चेक कर सकते हो। ये दिखाई दे रहा है, हेलो, कैसे क्या चेक करना है, क्या देखना है, समझ में आ रहा है ना। यस सर। तो अब देखना है सर, आरईसी इशूड इन 2013, ये जो बॉन्ड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये 2013 में इशू किया, मैच्योरिटी 2023 में है, और ये एक 10 साल का बॉन्ड है, तो बहुत बढ़िया है। नाउ मूव योर अटेंशन टू द डिटेल्स मेंशन ऑन द राइट, द टॉप मोस्ट सेक्शन डिटेल्स आउट ऑफ फ्यू एसेंशियल पैरामीटर्स। जैसे फेस वैल्यू 1000 का था, ये आपने देखा, फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड एसेंशियल 3 कंडीशंस। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें मैं बताने वाला हूँ, बहुत वाइटल बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कंसिडरेशन बिल्कुल लैग मत कीजिए।
सर देखो, गिव अ सेंस ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट द बॉन्ड इज ट्रेडिंग टू द इट्स फेस वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू से बॉन्ड ट्रेड कितने में चल रहा है। इन द केस ऑफ आरईसी मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, अभी 1000 इसका फेस वैल्यू था, और अभी मैं आपको कुछ देर पहले जो स्क्रीनशॉट दिखाया मार्केट में, दिस वन, ये मार्केट में भी इसका आ गया था, और अभी ये इसका ट्रेड सर आप देख सकते हो, प्राइस चल रहा है 1115 का, मतलब 1115 का। अब इसका YTM पे भी ध्यान दीजिएगा, 5.40 बता रहा है, कूपन 8.01 है, वही है, फ्रीक्वेंसी ईयरली है, टैक्सेबल नो है, ठीक है, ठीक है, नॉट टैक्सेबल बता रहा है। अच्छा, और YTM 5.40 है। तो यहाँ पर हमें दो चीज यहाँ पर जानना है सर, एक प्रीमियम में चल रहा है, और दूसरा देखना है कि इसका YTM कैलकुलेट करके इसमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब इस दाम में खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसे तो फेस वैल्यू 1000 का था, बट 1115 में जब चल रहा है, क्या उस टाइम पे खरीदना चाहिए, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। ओके, जैसे यहाँ पर आपको मैं NSE लाइव मार्केट में भी दिखा सकता हूँ। NSE में भी अगर आप देखोगे कितना सारा बॉन्ड चल रहा है, कोई 1000 का फेस वैल्यू था, ठीक है, 1207 में चल रहा है, कोई 1000 का था 1084 में चल रहा है, कोई 1000 का था 969 पे चल रहा है, जैसे ECL फाइनेंस डिस्काउंट में है 969 पे चल रहा है। क्रिसिल ने AA रेटिंग दिया, मतलब AAA नहीं है, हाईली सिक्योर्ड नहीं है, बट मोटा मोटी सिक्योर है सर, ठीक है। नीचे और जाओगे और फंड मिलेगा आपको, IIFL का, ये देखो सर 1000 का फंड है, 970 में चल रहा है, डिस्काउंट में चल रहा है, ठीक है, लेकिन आप इसका देखो AA नेगेटिव है, मतलब खरीदना मना कर रहा है, मतलब पेमेंट पाना मुश्किल है। 24 जून 2028 में A+ नेगेटिव दे रहा है, मतलब हार्डली नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दिखाई दे रहा है ना सर आप लोगों को। इस तरह से आपको और भी बाकी सारा बहुत सारा फंड दिखेगा जिसका क्रेडिट रेटिंग आपको यहाँ पर एकदम ओपन मार्केट में दिखाई देगा, और फिर आपको यहाँ पर देखना है कि इसका वो यील्ड टू मैच्योरिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। सर जल्दी यील्ड टू मैच्योरिटी समझाओ, हम लोग पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। नहीं सर, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं कैसे समझाऊं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि किस तरह से ये दोनों चीज आपको हेल्प करेगा। तो करंट प्राइस बॉन्ड का जो 1000 का रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो बॉन्ड 1000 का फेस वैल्यू था, वो अभी मार्केट में ट्रेड होते होते प्रीमियम हो गया, मतलब डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है ना सर, ज्यादा परचेस हो गया तो दाम बढ़ गया, 1115 का दाम हो गया, विच इज एट प्रीमियम टू फेस वैल्यू, ठीक है। द कूपन इज पेड एज ए परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, और जो कूपन मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट, कूपन मतलब इंटरेस्ट 8.01%, मतलब आपको जो कूपन इंटरेस्ट मिलता है ना, जैसे ये 1207 पे आपको 8.30 नहीं मिलेगा, आपको जो मिलेगा ये 1000 पे मिलेगा, ठीक है, फेस वैल्यू पे आपको कूपन दिया जाता है। इतना बात तो आपको मैं FM क्लास में भी बताता रहता हूँ सर, ये सब बेसिक बातें हैं। आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ रहे हैं सर, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। कूपन इज पेड एज परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, कूपन फॉर दिस बॉन्ड इज 8.01%, which means every bond you hold gives you 80 रुपीज, मतलब 1000 का है, 8.01 है, मतलब जो भी बॉन्ड आप होल्ड करोगे इसके बदले आपको 80 मिलेगा, 80 रुपीज। इंटरेस्ट इनकम अंटिल इट मैच्योर्स, जब तक मैच्योर नहीं होगा हर साल 80 करके आपको मिलता जाएगा। अपॉन मैच्योरिटी, जैसे ही मैच्योर होगा, द रिडेम्पशन वैल्यू डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड्स फेस वैल्यू, रिडेम्पशन जो होगा वो फेस वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है, जो हम लोगों ने आपको बताया, और रिडेम्पशन फेस वैल्यू पे ही होगा। नाउ अभी धीरे धीरे आपको मैं लेके आ रहा हूँ यील्ड टू मैच्योरिटी की तरफ। द नेक्स्ट सेक्शन हाईलाइट इन इंटरेस्ट पेमेंट डिटेल्स, ठीक है, कैसे कैसे इंटरेस्ट पेमेंट करेगा मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, 1 दिसंबर एवरी ईयर, ठीक है, और ये मैच्योर होगा 24 सितंबर 2023 को, ठीक है। चलो ये सब बात तो आपको समझ में आ गया, लेकिन सर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पार्ट, YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी का रियल लाइफ कॉन्सेप्ट, जो आप लोग फाइनेंस में भी करते हो, यहाँ पर फिर देखो कि जब बॉन्ड परचेज करोगे तो आपको YTM को कैसे देखना चाहिए। कुछ अलग बात करेंगे सर, थोड़ा ध्यान रखिएगा और प्लीज पेशेंस रखिएगा, बिकॉज कैलकुलेशंस भी है और कैलकुलेशंस का मजा भी आएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ यील्ड टू मैच्योरिटी, थोड़ा सा मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में जैसे कराया, वहां पर तो मैं YTM कैलकुलेट करना सिखाया, बट यहाँ पर मैं YTM कैलकुलेट करना नहीं सिखाऊंगा, बिकॉज वो तो मैं फाइनेंस में ही सिखा पाता हूँ, बिकॉज उसके लिए आपको जिन लोगों ने अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, उनको TBM का नॉलेज चाहिए। TBM का नॉलेज प्रॉपर होने से ही वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में YTM कैलकुलेट करना सीख पाएगा, या कैपिटल बजटिंग करेगा तो भी सीख पाएगा। तो फिर सर यहाँ पर क्या सिखाने वाले हो, मैं यहाँ पर आपको YTM एनालिसिस करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो सो प्लीज वेट, सिंपल वे में सिखाऊंगा।
जिसको फाइनेंस नहीं आता वो भी समझ जाएगा। The concept of yield to maturity or YTM is one of the most important concept to understand when dealing with bonds. सबसे important बात है। While the bond coupon is essential as an investor in bonds, you need to be more concerned about YTM than that coupon itself. मतलब इंटरेस्ट से भी इंपॉर्टेंट है। कूपन मतलब इंटरेस्ट, मतलब आप जब किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, इससे भी बड़ी बात है इसका YTM कितना है। आपको बात समझ में आ रहा है ना सर? इंटरेस्ट से भी इंपॉर्टेंट है YTM। सर कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे YTM? मैं बोला ना आपको पेशेंस चाहिए। सर पेशेंस का भीख मांग रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं ठीक है, देखो देखो, I think the concept of YTM is best understood if we look at it from transactions we are familiar with. Given this, let us build a hypothetical situation. चलो सर कुछ काल्पनिक सिचुएशन बनाते हैं रियल लाइफ में, कुछ और तरीके से समझते हैं। सपोज योर फ्रेंड इन्फॉर्म यू अबाउट ए फैंटास्टिक कमर्शियल प्रॉपर्टी। ओके, मानो ये सुमित और शिवम, आपको मेरा आवाज आ रहा है? হ্যাঁ দাদা আসছে। यस सर, आ रहा है सर। मानो सुमित ने शिवम को एक ऑफर किया, ठीक है? सुमित ने शिवम को ऑफर किया कि भाई सुमित, मतलब शिवम को सुमित बता रहे हैं, सॉरी शिवम को, हाँ शिवम को सुमित बता रहे हैं फैंटास्टिक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कैपेबल ऑफ गिविंग यू 20% रेंटल यील्ड। ये इन्फॉर्मेशन सुमित शिवम को दे रहा है कि एक प्रॉपर्टी है भाई 20% रेंटल यील्ड देगा, इसको खरीद ले, ठीक है? तो ऐसे सुमित बोलने से ही थोड़ी ना शिवम इन्वेस्ट कर देगा, शिवम का भी तो कुछ दिमाग होना चाहिए ना। तो वो देख लेगा मार्केट में सिमिलर एरिया में कितना रेंट आता होगा, किस एरिया में है वह, क्या रेंट चलता है, ठीक है? तो रेंटल यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? आपको किसी प्रॉपर्टी से कितना रेंटल मिलेगा ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत ही आसान तरीका है सर, रेंटल यील्ड। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करना सीख जाओगे अगर आपको रेंटल यील्ड आता है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, अगर आपको रेंटल यील्ड आता है ना तो आप इजीली प्रॉपर्टी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि इस बिल्डिंग का क्या दाम हो सकता है। कोई भी बिल्डिंग आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर इस बिल्डिंग से 10,000 का रेंट आता है तो अगर उस बिल्डिंग का जो और बाकी जो फ्यूचर लाइफ है उसका, अगर वो 30 साल का और इसका लाइफ हो सकता है तो क्या दाम होगा इसका, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी बिल्डिंग वैल्यूएशन पे बात नहीं करूंगा बिकॉज वो भी एक अलग डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा डिस्कशन अभी आपको रेंटल यील्ड के साथ बॉन्ड यील्ड पे जाएगा। सो वेट एंड वॉच। सो रेंटल यील्ड इक्वल्स टू टोटल रेंट कलेक्टेड इन द ईयर, जितना रेंट आप ईयरली कलेक्ट करोगे। जैसे सुमित ने शिवम को क्या बताया भाई 20% रेंटल यील्ड है, तो टोटल रेंट कलेक्टेड इन द ईयर डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी, मतलब जितना रेंट आप कलेक्ट करते हो और जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया उससे डिवाइड कर दो, आपको रेंटल यील्ड मिल जाएगा। सर इससे बॉन्ड का यील्ड भी समझ में आ जाएगा क्या? बिल्कुल। यू गेट ऑल एक्साइटेड बिकॉज फ्रॉम योर सर्च, शिवम ने रिसर्च किया, द एवरेज कमर्शियल रेंटल यील्ड इज अबाउट 15%, मतलब जिस एरिया में सुमित बता रहे हैं उस आसपास के एरिया में, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ और भी जो मार्केट एरिया है जहां पर अच्छा खासा रेंट मिलता है तो एवरेज 15% रिटर्न देता है। और शिवम ने भी देखा सुमित ने जो बोला वो सच बोला और 20% रेंट आ सकता है और आएगा। तो द डील योर फ्रेंड प्रपोज स्टैंड्स आउट। एंड सुमित को शिवम ने बहुत एकदम बधाई दिया, भाई क्या डील दिया। यू आस्क योर फ्रेंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, he tells that fair price of the commercial property is 3 करोड़। तो सुमित ने शिवम को बताया कि भाई प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन जो है वो 3 करोड़ का है। ठीक है, अब शिवम के पास 3 करोड़ है और शिवम 3 करोड़ कैश डाउन करके प्रॉपर्टी बाई कर लिया। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बाई करने के लिए खर्च पैसा होना चाहिए, मैं आपको बोला ना प्रॉपर्टी डीलिंग्स में पैसा होना जरूरी है। ठीक है, ये पॉकेट में बिना पैसे का काम से आप प्रॉपर्टी डीलिंग्स नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल है। नाउ प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड हियर, 3 करोड़ का प्रॉपर्टी है सर, 3 करोड़ का प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ आपको रेंट कितना मिलेगा? 20% इसका रेंट यील्ड है, इस प्रॉपर्टी का रेंट है 20% रेंट यील्ड है, तो कितना मिलेगा प्लीज टेल मी? 3 करोड़ का 20% कितना होता है? 60 लाख। 60 लाख। 60 लाख डिवाइडेड बाई 12 करने से कितना होगा? 5 लाख पर मंथ। तो शिवम को जो रेंट मिलने वाला है वो 5 लाख है। ठीक है, तो शिवम जैसे ही उसको ले लिया 5 लाख करके पर मंथ का उसके अकाउंट में हिट हो रहा है।
12 मंथ्स इस तरह से चला गया एंड रेंटल इनकम इन द फॉलोइंग स्मूथली, काफी अच्छे से रेंटल इनकम फ्लो कर रहा है सुमित के शिवम के अकाउंट में। हाउएवर एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स यू हैव अ प्रीमोनिशंस दैट अ वायरस विल हिट द वर्ल्ड। ठीक है, अरे वायरस का प्रॉब्लम तो गया नहीं ना, फिर से क्या एक जी बोल रहे हैं, ऊपर से कल से सरकार ने बोला टुमारो ऑनवर्ड्स क्या होगा, बूस्टर डोज चालू हो रहा है, खबर है कि नहीं है? হ্যাঁ দাদা 18 বছরের ঊর্ধ্বে চালু হচ্ছে। यस सर, ठीक है। আরে এইসব খবর রাখবো না, কি কথা বল। वही वही बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को मेरे से पहले पता है, आई नो, लेकिन अभी मैं आपको वही बोलने जा रहा हूँ कि आपको कब पता चला कि वायरस फिर से हिट करने वाला है या फिर प्रीमोनिशंस हो गया आपको, एंड पीपल विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम। ठीक है, तो लोग घर से काम चालू करेगा, तो क्या लगता है जब वर्क फ्रॉम होम होता है रियल एस्टेट का दाम गिरेगा कि बढ़ेगा? सर वर्क फ्रॉम होगा, लोगों को घर चाहिए, बढ़ना चाहिए ना। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, वर्क फ्रॉम होम मतलब लोगों को घर, मतलब वो अपने घर से करेगा जो घर उसका हाँ ऑलरेडी अपने घर से, हाँ हाँ है। मतलब जब हाँ वर्क हाँ सर आ गया। मतलब ये सारा का सारा काम ऑनलाइन घर बैठे होगा, तो रियल एस्टेट का दाम तो बिजनेस के कारण बढ़ता है रे बाबा। हाँ, किसी भी एरिया में जगह का दाम तब बढ़ जाता है, स्पेशली कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में बात कर रहा हूँ मैं, भाड़ा इतना ज्यादा कब होता है जब किसी एरिया में, जैसे मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, चलो आप लोग जो भी जिस एरिया में रहते हो, ठीक है, हर एक एरिया का भाड़ा क्यों बढ़ता है या फिर हर एक एरिया में प्रॉपर्टी का वैल्यू क्यों बढ़ता है? जैसे अगर मैं बंगाल के बारे में आइडिया लगाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोलकाता में मैं रहता हूँ केष्टपुर एरिया में, और केष्टपुर एक ऐसा जगह में बना हुआ है, यहाँ पर रेंट का डिमांड बहुत हाई है, क्यों बोलो तो? सर क्योंकि माइग्रेट जगह है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, लोग बाहर से आते हैं, रहते हैं, इसके पीछे 24 घंटा फैसिलिटी अवेलेबल है। ये सर, इसके पीछे दो रीजन है, ठीक है, इसके पीछे दो मेन रीजन है। कोलकाता का जो दो न्यू बिजनेस हब है, वन इज सॉल्ट लेक। সেক্টরটা সামনে করো তো, हाँ बोल, सेंटरটা সেক্টরগুলো সামনে চলে আসে ওখান থেকে। यस यस एग्जैक्टली, दैट इज द रीजन, वही मैं बोलना चाहता हूँ। एक आपका विधान नगर, दैट इज सेक्टर 5, मतलब सॉल्ट लेक बिजनेस एरिया, इट्स कोलकाता का, ये वेस्ट बंगाल का भी ये सेकंड बिजनेस हब है। मतलब पहले डालहौजी था, डालहौजी अभी ओल्ड है, ठीक है, डालहौजी में अभी न्यूली कुछ नहीं होगा, जो पुराना है वही है। सॉल्ट लेक इज अ सेकंड बिल्डअप बिजनेस हब इन कोलकाता, एंड अभी लार्जेस्ट बिजनेस हब जो कोलकाता का फ्यूचर है, दैट इज न्यू टाउन, है ना, जो यहाँ पर है आपका न्यू टाउन एरिया, काफी बड़ा है न्यू टाउन राजाराड एरिया, ऑलमोस्ट बहुत ही बड़ा है, ठीक है, ऐसा। नाउ पॉइंट इज दैट केष्टपुर कहाँ है, यहाँ है, दिस इज द केष्टपुर एरिया। अब सर जो भी लोग सॉल्ट लेक में आएगा काम करने के लिए, न्यू टाउन में आएगा काम करने के लिए, न्यू टाउन सॉल्ट लेक थोड़ा महंगा है, काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, जिनको महंगा में रहना है रहेगा, जिनको थोड़ा सस्ता में रहना है वो इधर भीड़ करेगा, ठीक है, कंपनी रिलेटेड जो भी है वो इधर भीड़ करेगा और करता है, और यही रीजन है कि डे बाई डे केष्टपुर का पॉपुलेशन बढ़ता गया, ठीक है। एक टाइम पे 95 तक केष्टपुर पंचायत हुआ करता था, 95 तक, 1995 तक ये एरिया पंचायत एरिया हुआ करता था सर, पंचायत मतलब गांव, ठीक है, लेकिन सर 95 में, मतलब हार्डली 20-25-30 साल में ये एरिया का पॉपुलेशन इतना बढ़ा कि यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर इंप्रूव कर गया। ऐसा हर कोई नेशनलाइज्ड बैंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे है तो कोलकाता का एक सबब एरिया, बट अभी ये मेन कोलकाता का पार्ट बन गया ड्यू टू सॉल्ट लेक एंड न्यू टाउन। तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा और भी जगह का एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, बट मैं अपने करेंट लोकेशन से आपको बात कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ का रियल एस्टेट वैल्यू बढ़ता गया, यहाँ का रियल एस्टेट वैल्यू बढ़ता गया। लास्ट 5-10 साल में जहां पर एक कट्ठा जमीन का दाम 5 लाख 7 लाख हुआ करता था, वहां पर अभी 40 लाख 45 लाख का वैल्यूएशन हो गया। नाउ पॉइंट इज दैट कि ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है, बढ़ती आबादी, और बढ़ती आबादी का रीजन है बिजनेस, ठीक है। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, यहाँ पर भी बिजनेस बढ़ता गया, मतलब इसका इफेक्ट यहाँ होने लगा, बिकॉज जो लोग यहाँ रहने लगा है, इनडायरेक्ट या पैसिव इनकम यहाँ पर पड़ने लगा है। यहाँ लोग भाड़ा रह रहा है, यहाँ पर रेस्टोरेंट खोल रहा है लोग, यहाँ पर लोग जिम बना रहा है, जो भी बाकी एम्यूनिटीज एंड फैसिलिटीज हैं वो सारा का सारा चीज यहाँ पर बन रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ का बिजनेस बन रहा है, यहाँ का बैंकिंग सिस्टम बढ़ रहा है। मैं आपको लास्ट दिन एक चीज बोला था, जहां जहां पैसा वहां वहां बैंक, जहां जहां बैंक वहां वहां पैसा, ठीक है, और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस के कारण ही होता है।
इसीलिए शुरू से मैं आपको मनी मेकिंग आइडिया में बात कर रहा था, ठीक है। अगर आप मनी मेकिंग आइडिया में बात करोगे, ठीक है, ऐसे सॉल्ट लेक में सेक्टर 5 एरिया छोड़ के और कहीं पर भी सॉल्ट लेक में ऐसा बिजनेस नहीं है, मतलब नॉट लाइक हैदराबाद बैंगलोर जैसे अभी भी हम लोग एनवायरनमेंट बना नहीं पाए, ठीक है। एक जमाने में पश्चिम बंगाल पूरा भारत का सारे के सारे कॉर्पोरेट हाउस का हेडक्वार्टर हुआ करता था, मतलब फ्रॉम बिरला, टाटा, आपका बांगूर, जो भी बड़े बड़े बिजनेस का हेडक्वार्टर हुआ करता था। बट एक दुख का बात यही है कि पश्चिम बंगाल का जो पॉलिटिकल सिचुएशन हम लोगों ने यहाँ पर बनाया, यहाँ का बिजनेस हब को टोटल वे में खत्म कर दिया, ठीक है। पूरा भारत को जो लीड करता था, उस पूरा भारत का मतलब जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन से हो, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड टूट गया सर। तब नहीं तो आज ये भी भारत का एक पिलर की तरह मतलब बहुत ही आगे निकलता, लेकिन ये डे बाई डे डिटोरिएट हुआ है। जो भी हो, मतलब और ज्यादा होता यहाँ का पूरा सिचुएशन, इनकम और अच्छा होता, पर ठीक है, जितना हुआ है समय के साथ तो वो तो होना ही था, हुआ है, ठीक है सर। चलो, नाउ पॉइंट इज दैट, आपको मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ, अभी ये यील्ड के बारे में मैं इतना सारा बात क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज 5 लाख का जो आपको मिल रहा है, ठीक है, 3 करोड़ का प्रॉपर्टी है, 5 लाख का पर मंथ का भाड़ा है, 60 लाख का एनुअल भाड़ा है। At the end of 12 months, you have a premonition that a virus will hit the world and people will start working from home, and therefore the commercial real estate will lose its sin। इसका दिमाग मतलब ये सीन चला जाएगा, मार्केट में बिजनेस का हवा थोड़ा सा टाइट होगा, मतलब बेसिकली बिजनेस न्यू बिल्डिंग नहीं लेगा, भाड़ा का जो डिमांड है, जो लोग पहले सॉल्ट लेक न्यू टाउन में आके काम करता था, उनका घर पे वो लोग अपने अपने नेटिव में चला जाएगा, रेंट का डिमांड कम हो जाएगा, तो सारे के सारे एंगल से देखा जाए तो रियल एस्टेट वैल्यू गिर जाएगा, ठीक है। तो अब नाउ ऐसे सिचुएशंस में शिवम क्या करेगा, बिल्डिंग बेचेगा कि खड़ा रखेगा, बोल। 3 करोड़ का जो बिल्डिंग तूने परचेस किया था, ऐसे हालत में तुम क्या सोचोगे, बिल्डिंग बेच के निकल जाए, बेच दूंगा सर। है ना। हाँ तो बेच तो दोगे, लेकिन कितना मिलेगा, 3 करोड़ से ज्यादा मिलेगा क्या? नहीं सर, बराबर भी मिल जाए वही बहुत है। Exactly sir, एकदम सही पकड़ा। So you decide to sell the property and cash out. Assume the property market stayed flat, hence you got to sell the property at cost 3 crore, ठीक है। The question is how much did you make in this entire transaction? सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो ट्रांजैक्शन सुमित के कहने पे तुमने किया था और बीच में कोरोना आ गया, इसमें तुमने गेन क्या किया और लॉस क्या किया। इसके लिए मैं आपके सामने 3 सिचुएशंस खड़ा करूंगा, ठीक है। तो आप तीनों सिचुएशंस को ध्यान से देखिएगा और फिर यील्ड का नॉलेज लीजिएगा। सिंपल बात है सर, बस डिस्कवर करना है, हर चीज सिंपल होता है, कोई भी चीज दुनिया में कॉम्प्लेक्स नहीं होता जब तक वो समझ में ना आए। समझने के बाद हर चीज आसान होता है, जब तक समझ में ना आता है ना, वो बचपन में मैथ्स जैसा, जैसे बचपन में मैथमेटिक्स ऐसे कितना टफ लगता है, लेकिन जब खुद से सॉल्व हो जाता था ऐसा लगता था कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट्स लाइक दैट। दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन। आपका बाई प्राइस 3 करोड़ है, सेल प्राइस 3 करोड़ है, मतलब ये पहला सिचुएशन है, आपने 3 करोड़ में खरीदा, 3 करोड़ में सेल कर दिया। सर तो आपने कुछ प्रॉफिट किया प्रॉपर्टी से? प्रॉपर्टी से कुछ प्रॉफिट हुआ आपका? रेंट सर। रेंट इज नॉट योर प्रॉपर्टी गेन, पॉइंट टू बी नोटेड हियर। मैंने पूछा प्रॉपर्टी से कुछ गेन किया आपने? नहीं सर। 3 करोड़ का प्रॉपर्टी 3 करोड़ में बेचा ना आपने? यस सर। दिस इज योर रिकरिंग इनकम। मैं यहाँ पर कैपिटल गेन का बात कर रहा था। कैपिटल गेन कुछ हुआ क्या? नो सर, कैपिटल गेन कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको दिमाग में घुस रहा है बॉन्ड का, ये रेंट का जो बात है, ये बेसिकली बॉन्ड के लिए इंटरेस्ट है ना? यस सर। आई होप आप लोग अभी कनेक्ट कर पा रहे हो क्यों मैंने प्रॉपर्टी का एग्जांपल लिया। यस सर। हाँ सर, अगर पार पे बेचेंगे बॉन्ड को तो फायदा क्या, जो इंटरेस्ट मिलेगा वही वही फायदा है, बाकी जितने में खरीदे उतने में बेच रहे हैं। ठीक है, वही बात है। तो जैसा कॉन्सेप्ट आप रियल एस्टेट में भी फील कर रहे हो, ऐसा कॉन्सेप्ट आप बॉन्ड में भी फील कर लेना। ये पहला सिनारियो है, ठीक है। 3 करोड़ में खरीद के अगर 3 करोड़ में ही बेचना पड़ा, तो जो आपका रेंटल इनकम है वही आपका एक कलेक्शन है। तो नाउ यहाँ पर आपका YTM क्या खेलता है ये देखो। तो सर आपने ये तो आपने कर लिया, 12 महीना आपने रेंट दिया, 60 लाख आपने कमाया, ठीक है। तो 5 लाख करके 12 महीने में 60 लाख जो आपने कमाया, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60 लाख दिख रहा है ना सर। मतलब यहाँ पर आपका यस नेट सर। यील्ड क्या है? नेट यील्ड क्या है? नेट यील्ड है सर जितना आपने प्रॉफिट किया और जितना अपना खरीदा हुआ प्राइस था। तो ये तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 3 लाख आपका, सॉरी 3 करोड़ आपका प्रॉपर्टी प्राइस था और 60 लाख आपका
प्रॉफिट था, है ना, प्रॉफिट पॉजिटिव प्रॉफिट था, तो आपने कितना कमाया? 3 लाख का 60% कितना, 60 लाख कितना होता है? 20% होता है कि नहीं होता? चले बताओ ना सर। है सर। तो दिस इज योर नेट यील्ड और रेंटल यील्ड, है ना। तो नेट यील्ड इक्वल्स टू क्या हो गया, मतलब ये घर आपको कितना यील्ड या उत्पाद करके दिया, उत्पादन, यील्ड का मतलब होता है उत्पादन, हाँ सर। तो नेट यील्ड इक्वल्स टू रेंटल यील्ड, ओके। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। नाउ लुक एट दिस सेकंड सिनेरियो। और क्या हो सकता है शिवम के साथ, और क्या हो सकता है? अच्छा शिवम, अगर ऐसा होता कि तूने ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी थोड़ा प्रीमियम दाम पे खरीदना पड़ता, अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी थोड़ा प्रीमियम रेट पे खरीदना पड़ता, तब क्या करते? जैसे एनएसी के साइड में अगर आप देखोगे 1000 का फेस वैल्यू है, बट 1207 में खरीदना पड़ रहा है, क्यों? कोई पर्टिकुलर बॉन्ड 1207 में क्यों चल रहा है? डिमांड हाई है। तो जब डिमांड हाई होता है, जैसे प्रॉपर्टी का दाम भी बढ़ सकता है, वैसा बॉन्ड का दाम भी बढ़ सकता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? प्लीज टेल मी। बोलो सर। अरे बताओ। 3 करोड़ का प्रॉपर्टी 3.3 करोड़ में, मतलब 3 करोड़ 30 लाख, ठीक है, एटा बोझा गलो। है सर। है ना, मतलब क्यों प्रीमियम होता है? डिमांड के कारण, मार्केट डिमांड सप्लाई। तो आपका बाई प्राइस कितना है? 3.3 करोड़। सेल प्राइस क्या है? 3 करोड़। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन प्रॉपर्टी, कितना प्रॉफिट लॉस किया आपने? सर 60 लाख तो आपने कमाया ना, 60 लाख आपने रेंट कमाया और 30 लाख आपने एक्स्ट्रा दिया, है ना, प्रीमियम के कारण। तो अल्टीमेटली यस प्रॉफिट सर। क्या हो गया? यस सर। अल्टीमेट प्रॉफिट 30 लाख हो गया ना। हाँ सर। तो 30 लाख डिवाइडेड बाई 3.3 करोड़, नेट यील्ड क्या हो जाएगा? 20% रहेगा कि कम हो जाएगा? और 9.09। समझ में आ रहा है? ठीक यस है, सर। देखो आपका यील्ड कम हो रहा है, ठीक है, आपका यील्ड कम होते जा रहा है। अच्छा नो, क्या क्या नोटिस कर रहे हो सर? हर चीज सेम चल रहा है एक्सेप्ट बाई प्राइस चेंज हुआ। दिस हैड अ बिग इंपैक्ट ऑन द नेट यील्ड। क्या दाम पे परचेस करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी यील्डिंग के लिए। पहले में आपने 20% यील्ड किया था, यहाँ पर आपने 9% यील्ड कर पाए, फिर बाई प्राइस चेंज के कारण। सिनेरियो 3 पे आ जाओ सर। वही घर अगर आपको 2.9 पे होता तो, 3 करोड़ का घर अगर आपको हेलो 2.9 करोड़ का, हाँ सुमित बोल। বলছি তুমি যেটা ক্যালকুলেশন করলে যে এটা যদি 3,30,00,000 হতো প্রপার্টি ভ্যালুয়েশন, তাহলে তো তোমার বাকি এরিয়াতে যেই মানে প্রপার্টি গুলো রয়েছে সেটারও তো তাহলে প্রিমিয়ামে চলতো, তাহলে ওদেরও ইল্ডিং ক্যাপাসিটি কমে যেত। ওটা তাহলে যদি নর্মালি তুমি এস্টিমেট বললে যে মানে এই প্রপার্টিটা 20% ইল্ডিং ক্ষমতা রয়েছে, তাহলে ওদের 15%, সে মানে 5% বেশি, তাহলে ওদেরও নিশ্চয়ই 2 থেকে 3%-এর লসে দিত। তাহলে আলটিমেটলি 9% এটাও তো তাহলে আমার প্রফিটই দাঁড়াবে ना বাকিদের देख থেকে। देख बात यहाँ पर, बाकी बाकी से कंपेयर बाद में कर लेना। तो पहले तो नॉर्मल केस में, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तू यूनिक सोचा, मार्केट में बहुत सारा बॉन्ड है, ठीक है, तूने सोचा ये बॉन्ड स्पेशल है, ठीक है, तो स्पेशल बॉन्ड स्पेशल रिटर्न भी दे रहा था। लेकिन तुम्हारा प्रोबेबल क्या क्या सिनेरियो हो सकता है वही तो तुम्हें बता रहा हूं मैं। बाकी बाकियों का भी हो सकता है, लेकिन बाकियों के केस 15% दे रहा था, ये थोड़ा ज्यादा दे रहा था, इसका रिटर्न कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा है। देख हर एक एरिया में, तुम किसी भी एरिया में चले जाओ, हर एक एरिया में देखना एक स्पेशल पोजीशन होता है, जिस पोजीशन का एक स्पेशल दाम होता है कि नहीं होता? प्लीज टेल मी। ईच एंड एवरी एरिया में, एरिया सेम है लेकिन फिर भी किसी न किसी यस सर। पर्टिकुलर एस्टेट का एक स्पेशल दाम होता है ना, कि भाई ये बहुत ही स्पेशल है तो इसका दाम थोड़ा ज्यादा है। शिवम को मान ली कि ऐसे ही प्रॉपर्टी मिल गया था। अब ऐसे सिचुएशंस में ही शिवम जैसे बॉन्ड के बारे में भी ऐसे ही सोच सकता है कि तीनों प्रोबेबल सिचुएशन उसके सामने आ सकता है। जैसे तू पूछ रहा है, तेरे को मेरे को बोल रहा है कि दादा उस बाकी लोगों का भी कम हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब यस बाकी लोगों का कम हो सकता है, लेकिन प्रोबेबल क्या क्या हो सकता है होने दो ना, बाकियों का भी होने दो, बट तुम जिस पर्टिकुलर बॉन्ड के साथ जा रहे हो उसका क्या क्या हो सकता है उसका तो प्रोबेबिलिटी पहले देख ले, बाद में कंपेयर कर लेना। सुमित, आई होप यू गेट दिस पॉइंट।
पहले तेरा प्रोबेबल सिनेरियो क्या क्या তোমার हो বুঝতে सकता है, পেরেছি। पहले तू प्रोबेबल सिनेरियो देख ले, फिर कंपेयर कर लेना कि बाकियों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर तेरा एनालिसिस सही रहेगा। বুঝেছি। लेकिन दिस মানে पर्टिकुलर बॉन्ड में, हाँ बोल। মানে এটা মানে যদি কোনো সাপোজ ধরো কোনো বন্ডের যদি ক্যালকুলেশন করতে হয়, তাহলে সিমিলার বন্ডের মানে যেই বন্ডগুলো পড়ে তাহলে তাদেরকে মানে কনস্ট্যান্ট রেখে একটা ভ্যালুয়েশন করে তারপরে বাকিদের সাথে কম্পেয়ার করতে হবে। यस ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, ठीक है। मतलब जैसे कि तुम लोग, जैसे मानो कि सबसे पहले ये सोचो, देखो जैसे मानो तुम लोग एग्जाम में बैठते हो, सीए के एग्जाम में, सीएस के एग्जाम में, सीएमए के एग्जाम में, जैसे आप लोगों को पता है सर, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट लाइक सीएस, सीएस, सीएमए, इन लोगों का एक पर्टिकुलर क्या होता है ना, पासिंग परसेंटेज में इनका मैनिपुलेशन होता है, मतलब ये खुद से कंट्रोल कर पाता है, ठीक है। वैल्यूएशन देख के, मार्केट वैल्यूएशन देख के ये लोग डिमांड करते हैं। किसी बार ऐसा होते हैं कि सीए में मानो कि इंटरमीडिएट में या फाइनल में 20% लोगों को पास करा दिया, जो नॉर्मल एवरेज रेट से थोड़ा हाई है, एवरेज में 10% 12% पास कराते हैं, उस जगह में 8% ज्यादा पास करा दिया, ठीक है। अब ये पास तो करा दिया, से फॉर एग्जांपल आपने नॉर्मल वे में देखा जाए तो आपने 400 मार्क्स का पेपर में से फॉर एग्जांपल आपको 250 मिला, ठीक है, आपको लग रहा है मुझे कम मिला, तो फिर आपको कंपेयर करना चाहिए। पहले आप तो देख लो आपको कितना कम मिला खुद के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, उसके बाद आप देखो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या हुआ, कि मार्केट में कॉपी चेकिंग कैसा हुआ है, किस तरह से हुआ है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग हर फील्ड में ऐसा होता है, पहले आप खुद को एनालाइज करो, उसके बाद आप बाकियों के साथ एनालाइज करो, है ना। जैसे वो बचपन वाला हो गया ना, ऐसे हम लोग बचपन में करते थे। मानो कि अगर किसी सब्जेक्ट में नंबर कम हो जाता है या फेल हो जाते हैं, तो स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं, मैं अकेला फेल नहीं हुआ, सारे के सारे स्टूडेंट फेल हो गए पता है, और फिर दो खुशी मनाते हैं। हाँ सुमित, ऐसा हो गया ना बात, कि আমি একা ফেল করিনি তো, সবাই ফেল করেছে, সবার নাম্বার খারাপ এসছে। ছোটবেলায় মনে আছে এরকম अकेले করেছিস? फेल करने पे सब ज्यादा दुख होता है। लेकिन वास्तव में एक चीज बताऊं मैं आपको, মানে আমি নর্মালি এটা ভাবছিলাম যে যদি আমার যদি আমি ওটাই ভাবছিলাম যে এটা যদি আমার ভ্যালুয়েশনে যদি আমি ধরো সাপোজ যদি 3,30,000-এ পারচেস করে নিই, তাহলে বাকি যদি ওই এলাকাটাতে তো কোনো যদি প্লট বিক্রি হয়, সেও তো আলটিমেটলি মানে ওভার ভ্যালুয়েশনে কিনবে। আমি নর্মালি সেই কনসেপ্টটাই বললাম yes কথাটা। that is the second part, but first you should compare yourself with your, मतलब compare this with yourself, पहले खुद के साथ कंपेयर करो, आफ्टर दैट यू कंपेयर विद द मार्केट, देन आपको एक एनालिसिस मिलेगा कि बच्चा ये खेल है। अच्छा सिनेरियो 3 देख ले, सिनेरियो 3 देख ले कि सिनेरियो 3 में क्या हो सकता है। तुमने अगर 3 करोड़ के जगह, शिवम अगर इसको 2.9 करोड़ में परचेस करता, तो शिवम का बाई प्राइस होता 2.9 करोड़, सेल प्राइस होता 3 करोड़, मतलब ये डिस्काउंट हो जाता ना, डिस्काउंट बाई होता। Yes, sir. एक वैल्यूएबल चीज जब डिस्काउंट में बाई होता है तो काफी एडवांटेज मिल सकता है ना, मतलब इसका यील्ड टू मैच्योरिटी आपको, मतलब इंटरनल रिटर्न और हाई हो जाएगा। तो आपने पहले ही 10 लाख का प्रॉफिट करके रखा, ऊपर से 60 लाख का आपका रेंटल इनकम तो है ही, तो कुल मिला के 70 लाख का आपने प्रॉफिट करवाया इस पर्टिकुलर डील में। तो अभी आप देखो कि आपने कितना गेन किया, 70 लाख डिवाइडेड बाई 2.9 करोड़ करने से आपको यील्ड का पता चलेगा, तो 24.14%, ठीक है। नोटिस एक चीज देखना, इन ऑल द 3 सिनेरियो रेंटल यील्ड वाज फिक्स्ड, ठीक है, एट 20%, दैट डिड नॉट चेंज एट ऑल, ठीक है। अब हर चीज को चेंज करेंगे तो कंक्लूजन में नहीं पहुंचेंगे, बट द नेट यील्ड चेंज, ठीक है। रेंटल यील्ड बार बार हम लोगों ने सेम रखा, बट नेट यील्ड बदल रहा है, मतलब दैट इज YTM बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन प्राइस। इन समरी द रेंटल यील्ड, अब इसमें आपको एक समरी खींचना है, क्या खींचना है, सेम चीज आपको बॉन्ड पे अप्लाई करना है। द रेंटल यील्ड एंड द नेट यील्ड मैचेस ओनली, तभी रेंटल यील्ड और नेट यील्ड मैच करेगा जब बाई एंड सेल रिमेन द सेम, बाई प्राइस सेल प्राइस सेम रहेगा तो रेंट यील्ड और नेट यील्ड सेम रहेगा। नेट यील्ड इज लेसर देन रेंटल यील्ड व्हेन बाई प्राइस इज हायर देन सेलिंग प्राइस, net yield is higher than the rental yield when buy price is lower than the selling price. The point that I am trying to make here is that net yield is very different from the rental yield. Yielding and rental yield is different, ठीक है। yielding, rental yielding and net yielding दोनों different चीज है। Now let us snap back and bond worldwide चले जाते हैं, बॉन्ड के दुनिया में आते हैं। अब यहाँ पर देखो, आप अगर कोई बॉन्ड आपको परचेस करना है, buy price of the property equals to buy price of the bond and sell price of the property equals to sell price of the bond, ठीक है। रेंटल यील्ड इक्वल्स टू कूपन,
ठीक है। रेंटल यील्ड मतलब कूपन का बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, बात को सुनिएगा। और नेट यील्ड का मतलब है YTM। अब रेंटल यील्ड मतलब कूपन हो गया, जो हम लोग यहाँ पर बार बार रेंट का बात कर रहे थे, जो बॉन्ड के केस में कूपन हो जाएगा। मतलब जैसे REC के बॉन्ड का जो एग्जाम्पल शुरू से ले रहे हैं, इसमें कूपन हो गया इसका रेंटल यील्ड, और इसका जो YTM है ये हो जाएगा इसका नेट यील्ड, जो हमारे बिल्डिंग के केस में हो रहा था। अब चलो देखते हैं कि इस बॉन्ड में क्या हुआ। तो कूपन क्या है इसका 8.01%, बट YTM क्या है 5.4%। तो व्हाई डू यू थिंक द YTM इज लेसर देन द कूपन इटसेल्फ? That is because you buy this bond at 1115.03 and upon maturity this bond is redeemed at 1000. So the effective return your experience here is 5.4%. तो actual return आपको मिलेगा 5.4%। अगर आपको 5.4% से खुशी मिलेगा तो आप परचेस कर दो, और अगर आपको लगता है कि नहीं इसका रियल रिटर्न कम है तो मत परचेस करो। समझ में आया? यस सर। सभी को पूछ रहा हूँ, प्लीज टेल मी, बॉन्ड परचेस करने के टाइम पे कूपन इंटरेस्ट ठीक है अपने जगह में, बट इसका रियल रिटर्न जो है, अगर आपको लगता है 1207 में परचेस करके, ठीक है, और जो आपको रिटर्न उससे जनरेट हो रहा है, ठीक है, अगर आपको जब मैच्योर करेगा सब कुछ कंप्लीशन के बाद अगर आपको दिखता है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे आपने देखा बिल्डिंग के केस में, तो वैसा एनालिसिस आपको यहाँ पर भी लगाना चाहिए कि 1207 में परचेस करने के बाद आपको कूपन रेट जो मिलता जाएगा, ठीक है, वो उसका रेंटल यील्डिंग की तरह है, ठीक है, जो यहाँ पर हमारा कूपन है। लेकिन नेट यील्ड या फिर YTM जो है, तो YTM जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है बॉन्ड के केस में, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ बार बार आपको, 5.40% है। तो इफ यू आर हैप्पी विद दिस 5.40%, ठीक है, जो क्योंकि आप 1115 चल रहा है ना, 1000 में रिडीम होगा, 1115 में आपको परचेस करना है और 1000 में रिडीम होना है, और 8% उसका कूपन है, तो इसका एक्चुअल YTM जो है वो 5.40 है। सर इसका ये अब आप लोग अगर मुझे पूछोगे सर YTM कैलकुलेट कैसे होता है, तो इसके लिए मुझे आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का प्योर जो कैलकुलेशन है वो आपको शेयर करना होगा। जिन लोगों ने अभी आजकल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर रहे हो, मैं रिसेंटली फाइनेंस क्लास में कराया, तो आप लोग अगर बोलोगे तो मैं आप सभी को YTM का किस तरह से ये कैलकुलेशन होता है बॉन्ड के केस में, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिखाया जाता है सर। तो अगर आप लोग बोलोगे तो आप लोग, ऐसे तो फाइनेंस में सबको पढ़ने के लिए बोलता हूँ, लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर YTM का क्लास शेयर कर दो, मैं आपको YTM शेयर करूंगा, आप लोग आराम से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि YTM कैसे कैलकुलेट होते हैं, YTM को कंपेयर कैसे करते हैं, आपको पता। हाँ बोलो सर। প্লেন ভ্যানিলা সেটা কি সবার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল হয়? প্লেন ভ্যানিলা অলমোস্ট প্লেন ভ্যানিলার মানে হচ্ছে মানে যেটা মানে ইন জেনারেল সবকেই প্লেন ভ্যানিলা বলে, এটা একটা বন্ডের নাম, ঠিক আছে। প্লেন ভ্যানিলা কনসেপ্টটা অ্যাকচুয়ালি একটা বন্ডের নাম, এটা অলমোস্ট সব জায়গাতেই অ্যাপ্লিকেবল করা যায়। কথাটা বুঝতে পারলি? হ্যাঁ স্যার। প্লেন ভ্যানিলা একটা সিম্পলেস্ট ফর্ম অফ অ্যান অ্যাসেট, मतलब এক কথায় প্লেন ভ্যানিলা কথার মানে হচ্ছে যে কোনো অ্যাসেটের একটা সিম্পল ফর্মকে প্লেন ভ্যানিলা বলে, মানে কোনো এক্সট্রা কোনো ওর মধ্যে কোনো ক্যারেক্টার থাকবে না, मतलब देयर इज नो एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड प्लेन वैनिला। मतलब ये फाइनेंशियल वर्ल्ड में US में एक टाइम पे बहुत पॉपुलरली यूज हुआ था, तो दैट इज व्हाई this plain vanilla concept is most basic version of financial instrument, most basic सबसे simplest form of any financial instrument is called plain vanilla। इतना जान लो सर, जो मैं नॉर्मली फाइनेंस के क्लास में आपको क्वेश्चन लिखाने के टाइम पे लिखाता हूँ कि ये प्लेन वैनिला बॉन्ड, मतलब एक सिंपलेस्ट बॉन्ड जो है, ठीक है, मतलब उसमें टैक्स है नहीं है, ठीक है, या फिर टैक्स फ्री है नहीं है, कूपन कितना, कूपन तो रहेगा, ठीक है, मतलब एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म जो है दैट इज बेसिकली कॉल्ड प्लेन वैनिला। बुझ ली था আর কিছুই না। There is another concept, accrued interest। Now what is accrued interest? सर accrued interest जब आप किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपको वहां पर accrued interest दिखेगा, जो आपको मिलता है नॉर्मली बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, आपको प्लेटफॉर्म जो भी आपका इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म होगा, जैसे मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ आपका ज़ीरोधा कॉइन वगैरह में, ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पर एक स्नैपशॉट से आप देख सकते हो, ये आपका एक एसेट क्लास है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है, डेब्ट टाइप सीनियर है, मतलब पहले आपको मिलेगा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का ही है, सेटलमेंट प्राइस है 1115 का, कैटेगरी PSU टैक्स फ्री है, ठीक है, सिक्योर्ड है, एक्यूरेट इंटरेस्ट दिख रहा है आपको 37.86, लॉट साइज है 1। सर ना व्हाट इज दिस एक्रूड इंटरेस्ट? ऐसे तो एक्रूड इंटरेस्ट मतलब जो जमा हुआ इंटरेस्ट आपका है,
लेकिन ये कैलकुलेट कैसे होता है ये आपको जानना चाहिए बॉन्ड के केस में, और ये कैसे मिलता है। सपोज यू आर फैमिलियर विद मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन एक्सेप्ट टू दिस एक्रोड इंटरेस्ट। सारा का सारा मैंने आपको बता दिया कि बॉन्ड परचेस करने के टाइम पे क्या क्या टेक्निकल वर्ड्स आता है। रह गया एक्रोड इंटरेस्ट, जो आप जब बॉन्ड परचेस करोगे ना आपके अकाउंट स्टेटमेंट में दिखेगा, जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखाया। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रोड इंटरेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। आरएसी बॉन्ड पेज 8.01% ऑफ 1000, तो फेस वैल्यू में देता है, तो 1000 का 8.01 हो गया 80। ओके, नाउ पॉइंट इज दैट द कूपन ऑफ ₹80 गेट्स पेड once a year or once in a 365 days, once a year or once in 365 days. So we know the date of payment is 1st December every year. The last coupon was paid 1st December 2019 and the next coupon will be paid on 1st December 2020. So बेसिकली बात यह है कि जैसे ही लास्ट कूपन इंटरेस्ट आपको मिल जाता है ना, उसके बाद जिस दिन लास्ट कूपन इंटरेस्ट पेमेंट हो जाता है, नेक्स्ट हर दिन के हिसाब से आपका इंटरेस्ट ड्यू होता है। ठीक है, बिटवीन द प्रीवियस कूपन पेड एंड द नेक्स्ट कूपन डेट इंटरेस्ट एक्रूज डेली। मतलब 1 दिसंबर 2019 का इंटरेस्ट पेमेंट के बाद नेक्स्ट दिन से आपका इंटरेस्ट ड्यू होना चालू होता है। तो डेली इंटरेस्ट एक्रू कैलकुलेट होता है बॉन्ड का, जिसको ईयरली कूपन अमाउंट से डिवाइड किया जाता है 365 से। तो अगर आपको ईयरली मिलता है 80 करके 365 दिन के हिसाब से, तो डेली कितना मिल गया सर? 21 पैसा या 22 पैसा करके। बात समझ में है सर? 0.219492 समथिंग पैसा। ठीक है, जो आप डेली के हिसाब से एक्रू करते हो, और यही एक्रू लास्ट में जाके एनुअली 80 होता है। ठीक है, देयरफॉर by holding this bond the bond holders earn 0.2194 daily today। जैसे कि ये जब कैलकुलेशन हुआ था तो 21 में था, आज अप्रैल चल रहा है वो अलग बात। तो 172 दिन, मतलब दिसंबर 2019 से 1 मई 2020 तक 172 दिन होता है। तो 172 दिन के हिसाब से 172 इंटू 22 पैसा जो यहाँ पर बना था 0.21 समथिंग, इंटू करने से आपका 37.745 होता है। तो जब भी आप कोई बॉन्ड परचेस करोगे और आपके अकाउंट स्टेटमेंट में जाओगे और वहां पर अगर आपको ऐसे एक्रूड इंटरेस्ट दिखाता है, तो उस पर घबराने, मतलब चिंता करने का बात नहीं कि ये कहां से आ गया। तो ये बेसिकली लास्ट इंटरेस्ट या लास्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करने के बाद हर दिन का इंटरेस्ट एक्रू होता है आपके अकाउंट से। ठीक है, और जब आपको रिडीम किया जाता है ना, तो रिडीम प्राइस के अंदर ये इंटरेस्ट के साथ ही आपको पेमेंट करते हैं। तो जैसे आपको मैं दिखा देता हूं, सेटलमेंट प्राइस बोलते हैं। तो फ्रॉम स्क्रीनशॉट में आपने देखा किस तरह से 37 आपके अकाउंट में शो कर रहा था। तो सेटलमेंट प्राइस सीन एज 1115, जब आपको सेटल करेगा तो 1115 करेगा, बिकॉज इसका कॉन्सेप्ट है व्हिच आल्सो इंक्लूड्स एक्रूड इंटरेस्ट, देयरफॉर यू कैन ब्रेक द सेटलमेंट प्राइस इनटू 2 कंपोनेंट्स। मतलब सेटलमेंट मतलब करंट जो मार्केट प्राइस चल रहा है, दैट इज सेटलमेंट प्राइस। तो सेटलमेंट प्राइस मतलब क्या? प्राइस ऑफ द बॉन्ड एंड एक्रूड इंटरेस्ट। तो एक्चुअल बॉन्ड का प्राइस है 1077 और जो इंटरेस्ट आपको एक्रू हुआ वो है 37, तो कुल मिला के सेटल करेगा आपको 1115। So why does the settlement price include the accrued interest? इसका भी एक बात है कि सर सेटलमेंट प्राइस और accrued interest क्यों एक साथ रहते हैं, तो देख के आप चिंता में पड़ जाओगे। तो फिर बॉन्ड का दाम और मतलब सेटलमेंट प्राइस के अंदर बॉन्ड के इंटरेस्ट भी छुपा रहता है। So well, this is because when you buy the bond, you need to compensate the bond seller the interest he has earned for the duration he has held the bond। तो जब आप मार्केट से कोई बॉन्ड परचेस करते हो, ठीक है, तो जो बॉन्ड सेल करेगा ना आपको ओपन मार्केट में, जैसे जो बंदा आपको बॉन्ड सेल करेगा 1207 के अंदर, मतलब बॉन्ड का प्राइस भी है और इसका इंटरेस्ट चार्ज भी है। ठीक है, तो इतना दिन होल्ड करने का जो इंटरेस्ट है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो ये मार्केट में जो ओपन मार्केट में ट्रेड होता है, ठीक है, तो उस केस में बॉन्ड का प्राइस और इंटरेस्ट चार्ज दोनों मिला के आपको सेलर को देना पड़ेगा। इसीलिए सेटलमेंट प्राइस हमेशा इंटरेस्ट प्लस बॉन्ड प्राइस मिला के होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, प्लीज टेल मी। अरे बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? है सर। तो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता देता हूँ। द सेटलमेंट प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड डर्टी प्राइस। ये सब वर्ड देखने को मिलेगा आपको मार्केट में। ठीक है, सेटलमेंट प्राइस को डर्टी प्राइस भी कहा जाता है। एंड द सेटलमेंट प्राइस माइनस एक्रूड इंटरेस्ट इज कॉल्ड क्लीन प्राइस ऑफ द बॉन्ड। तो सेटलमेंट प्राइस को डर्टी प्राइस कहा जाता है, और जब डर्टी प्राइस से आप एक्रूड इंटरेस्ट को हटा देते हो तो उसको क्लीन प्राइस कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब मार्केट वर्ड्स है, टर्मिनोलॉजी है, आपको नॉलेज रखना चाहिए। अब बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों सर? जब मार्केट डाउन होता है ना किसी कारण से, जैसे कोविड के कारण जब स्टॉक मार्केट डाउन में चला गया था, ठीक है, म्यूचुअल फंड में डाउन में चला गया था, तो आपका
इन्वेस्टमेंट अगर वैरायटीज ऑफ एरिया में है ना तो आपको काफी अच्छा फायदा होता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि स्टॉक मार्केट कैसे गिरा था, आपको पता है, जो लोग मार्केट के साथ कनेक्टेड हो दे ऑल नो हाउ मार्केट फॉल ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन दिखता है जब मार्केट देखा जाता है। लुक एट हियर, कहाँ चल रहा था निफ्टी वगैरह, है ना, कहाँ से कहाँ आके रुका था। ठीक है, फिर से मार्केट अभी समझ गया कि ये तो वायरस आता जाता रहेगा, तो मार्केट को डर खत्म हो गया। तो लेकिन सर कहने का मतलब ये है कि मार्केट के इस तरह का फ्लक्चुएशन से अगर आपको अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखना है तो आप अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी स्प्रेड कर सकते हो म्यूचुअल फंड कंपनी की तरह। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको शुरू में बोला था कि आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करो, आप एक अपना सिस्टमेटिक वे में अपना इन्वेस्टमेंट को बना सकते हो सर। सो वेरी इंटरेस्टिंग वे टू बिल्ड आपका पोर्टफोलियो। आप जब एज एन एडवाइजर काम करोगे, आप लोगों में से मैक्सिमम आगे जाके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकता है, आगे जाके म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनता है। तो आप जब फंड को चूज करोगे तो आपको उसका एनालिसिस करने में भी हेल्प करेगा और खुद के लिए भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप इक्विटी में करो, इक्विटी म्यूचुअल फंड में करो, डायरेक्ट बॉन्ड में करो, डेब्ट म्यूचुअल फंड में करो, सोवरेन गोल्ड में करो, फिक्स डिपॉजिट में करो। इससे क्या होगा, आपका पैसा एक जगह में नहीं रहेगा। डोंट पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, बिकॉज एक खराब होगा तो सारा खराब हो जाएगा। इसलिए सारा का सारा पैसा एक ही जगह में क्यों डाले, अपना पैसा है अलग अलग जगह में फैला के रखो। ठीक है, तो इमरजेंसी सिचुएशंस में हाँ प्रायोरिटी कर सकते हो, वो सब आगे आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड करना चाहिए। ठीक है, और जब आप सभी को स्टॉक मार्केट का भी नॉलेज आ जाएगा तो आपको आराम से फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बिल्ड करने का भी एक नॉलेज आ जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सर इंडेक्स फंड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारा बात चलेगा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में बात करेंगे सर, बट उससे पहले मैं आपको एक सेकेंड फैक्ट शीट्स करा दिया। इंडेक्स फंड, आर्बिट्रेज फंड, म्यूचुअल फंड रिटर्न्स, रोलिंग रिटर्न्स, रेशियो, डायरेक्ट, रेगुलर प्लान, सभी चीज नेक्स्ट आगे आगे बात करूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में अभी स्टे ट्यून सर, काफी कुछ चीजें अभी भी सीखना बाकी है। आई होप कि आपको बॉन्ड इन्वेस्टमेंट समझ में आया। क्या मैं इतना उम्मीद कर सकता हूँ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में? यस सर। कहाँ से खरीदना है, क्या खरीदना है, खरीदने के टाइम पे क्या देखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, आई होप कि क्लियर है। रोशनी, ज्योति, तौथा, सुमित, मोहित, सॉरी मौसमी। है सर। है दादा। ओके हाँ सर। सर, जैसे कि मैं आपको बोला था कि आज मैं थोड़ा सा आपको HDFC मर्जर के बारे में बताऊंगा, तो सर सुन लोगे क्या? 10 मिनट बोल देंगे कि रिसेंटली HDFC ने जो मर्जर किया, क्या करते हो बोलते हो? सुनोगे कि आज सुनोगे कि नेक्स्ट क्लास में सुनोगे, या बोल देंगे? बोलो। लो, जब डिसाइड किए थे 10 मिनट सुन लो। अच्छा, बेसिकली HDFC बैंक और HDFC का कहानी कुछ ऐसा है सर। सर इसमें से HDFC पहले आया है या HDFC बैंक पहले आया है? कौन पुराना है, जल्दी बोलो। HDFC ना? HDFC पुराना है सर। भारत में HDFC बैंक बहुत बाद में आया सर। HDFC लिमिटेड का उम्र है 45 साल और HDFC बैंक का उम्र है 28 साल। ठीक है, तो बैंक बाद में हुआ, पहले वो सिर्फ HDFC ही था सर। तो फिर क्या कॉन्सेप्ट क्या है सर? HDFC का मतलब है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक फाइनेंस कॉर्पोरेशन के हिसाब से काम करता था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मतलब हाउसिंग फाइनेंस में काम करता था। बाद में इन्हीं का एक विंग बैंक बनाया। ठीक है, लेकिन उसके बाद दोनों अलग अलग एंटिटी हो गया। HDFC अलग से काम करता था, HDFC अलग से काम करता था। लेकिन अब वो दिन फिर से आ गया। मतलब बात कुछ ऐसा है, HDFC इज लाइक ए फादर फिगर। ओके, कुछ ऐसा समझो, HDFC इज लाइक ए फादर फिगर, HDFC बैंक इज लाइक ए चाइल्ड। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पापा का बिजनेस भी ले लेता है ना, क्या बोलते हो? बैंक इतना मैच्योर कर गया कि अभी वो पापा का बिजनेस को भी एक्वायर कर दिया। बात कुछ ऐसा है सर, बच्चा इतना बड़ा हो गया कि अभी पापा का बिजनेस संभालने का भी ताकत उनको हो गया और उस पापा के बिजनेस को भी बेसिकली एक्वायर कर दिया। इसलिए बहुत ही सुंदर एक वर्ड है यहाँ पर, एज द सन ग्रोज ओल्डर ही एक्वायर्स द फादर्स बिजनेस।
दैट इज हाउ दीपक पारिक जो HDFC के चेयरमैन है explained the merger between 45-year-old HDFC Limited and its 20-year-old banking offspring HDFC Bank. And you know what? It is a nice way of summarizing this merger apart from the gender reference of course. तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मर्जर हुआ है और इसका इफेक्ट क्या आने वाला है और ऐसा क्या कॉन्सेप्ट इनके बीच में हुआ था और रिसेंटली 50,000 करोड़ का भी बॉन्ड इशू करने का बात किया है. The point is you can just look at this merger in here and now and you have to rewind a bit and look at the historical relationship between these two iconic institutions. आपको थोड़ा सा पुराने जमाने में जाना पड़ेगा 1977 में जब HDFC बना था. जस्ट सेटअप शॉप बॉम्बे में. सब बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है. बॉम्बे में एक हाउसिंग फाइनेंस मतलब बेसिकली एक लोन बनाने का शॉप बनाया था गवर्नमेंट परमिशन से लाइसेंस लेके एंड इट हैज अ सिंपल गोल टू चेंज पीपल्स बिहेवियर. सर कैसा बिहेवियर चेंज करने का काम करने के लिए HDFC आया था. बिजनेस सुनो सर. बिजनेस मैं आपको शुरू से आज बिजनेस सुना रहा हूं. मनी मेकिंग स्किल्स ये सोचना चाहिए. मनी मेकिंग स्किल्स. ठीक है. HDFC ने पीपल्स बिहेवियर को चेंज करने का जिम्मा उठाया. प्रोडक्टिव कॉन्सेप्ट सर. दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिव कॉन्सेप्ट. मैं आपको शुरू से क्या बोल रहा हूं. बिजनेस एक क्रिएटिव कॉन्सेप्ट है. इसको एजुकेशन के थ्रू से फैलाना चाहिए. जैसे कि मैं आपको कोशिश कर रहा हूं. आप भी कोशिश करो. फैलाओ जितना हो सके. सर कैसे फैलाएं. तो सुन लो कहानी. सुन लो HDFC की कहानी. हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने बिरा उठाया था कि चेंज पीपल्स बिहेवियर. सर कैसा बिहेवियर. सर ये एक NBFC है ना. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. मतलब बैंक नहीं है. सिर्फ लोन प्रोवाइड करते हैं और थोड़ा बहुत FDs वगैरह लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं. लेकिन प्योर बैंकिंग कॉन्सेप्ट इसका नहीं था. किसी भी NBFC का नहीं होता है. NBFC इज नॉट अ बैंक. So is not HDFC the Housing Development Finance Corporation, a non-banking NBFC? What is nonsense about behavior? तो फिर people's behavior में वो क्या करने की कोशिश किया था. तो चलो देखते हैं 1977 में क्या हो रहा था. सर पॉइंट टू बी नोटेड 1977 का बात कर रहा हूँ. 2022 का बात नहीं कर रहा हूँ. 1977 में जब किसी को घर बनाने का अच्छा करता था ना, बिल्ड देयर ओन होम्स, दे वेटेड अंटिल रिटायरमेंट. जब तक रिटायरमेंट नहीं करेगा घर नहीं बना पाएगा. क्यों. बिकॉज सेव करेगा. ईच एंड एवरी पैसा जुगाड़ करेगा. एवरी पेनी. दे वर प्रूडेंट विद देयर स्पेंडिंग्स. बहुत ही सोच समझ के खर्चा करेगा क्योंकि घर बनाना है. एंड दे ब्रोक देयर प्रोविडेंट फंड एंड दैट इज हाउ दे बिल्ड होम्स बैक इन दैट डे. अगर किसी को 1976-77 के दौरान घर बनाना होता था तो उनको इस तरह से घर बनाना होता था. बट HDFC इस पूरा धारा को चेंज कर दिया. इसको बोलते हैं बिजनेस स्किल्स. बोरोइंग टू बिल्ड होम्स. घर बनाना है लोन ले लो ना. सर कैसे. दैट वाज अ फॉरेन कॉन्सेप्ट एंड HDFC वांटेड टू चेंज दैट. कैसे चेंज किया. एक अच्छा चीज अडॉप्ट करवाया. सो दे कन्विंस अ सर्टेन. भारत में लोगों को घर चाहिए था. बहुत लोगों को घर चाहिए. और भारत में लोगों के पास सड़क मतलब पक्का मकान नहीं था. आज भी बहुत लोगों के सर का छत पक्का नहीं है. पक्का मतलब समझते हो ना, जो बेसिकली ब्रिक्स एंड सीमेंट से बना जाता है. मिट्टी का घर हुआ करता था बहुत सारे लोगों का. आज भी गांव-गांव में है. लेकिन इसके लेके सरकार को कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बनाना चाहिए था. बिजनेस स्किल्स बनाना चाहिए था. सिर्फ आंदोलन टाइप का कॉन्सेप्ट में सरकार घर बना नहीं दे रहा है ऐसा करने से नहीं होगा. यू हैव टू थिंक इन अ प्रोडक्टिव वे कि कैसे लोगों का घर बने. तो ये HDFC ने दिखाया, रास्ता दिखाया. तो देखो किस तरह से उन्होंने किया था. उनका पहला कस्टमर था DB Remedios to take out a loan of 35,000 to build a 70,000 home in Mumbai. 70,000 का घर था और 35,000 का लोन उनको दिया गया था. एंड thus began HDFC जर्नी. तो HDFC ने 35,000 का लोन दिया था. इसका घर का वैल्यू था 70,000 उस जमाने में. इस तरह से HDFC ने लोगों को लोन देना चालू किया. और ये DB Remedios उनका फर्स्ट कस्टमर. विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में HDFC का लोन का वैल्यू कितना हुआ जानते हो. 100 करोड़ मार्क. देयर वाज नो लुकिंग बैक ऑफ द HDFC became synonymous with होम लोन्स. उसके बाद HDFC को पीछे मोड़ने का जरूरत नहीं पड़ा. होम लोन का दूसरा नाम HDFC. होम लोन का दूसरा नाम HDFC. उसके बाद धीरे धीरे लिबरलाइजेशन हुआ. भारत सरकार LPG पॉलिसी लाया. मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा, इंडियन इन्वेस्टमेंट बाहर जाएगा.
बेसिकली इंडिया को फॉरेन मनी चाहिए था, जो भारत के लिए जरूरत था। 90s में बहुत सारा चेंजेस आया एंड दैट इज पेव्ड द वे ऑफ समथिंग इवन ग्रेटर, और बड़ा कुछ करना था। At the time, public sector banks were not exactly the epitome of the efficiency. They were waved down by their legacy and people wanted a fresh banking experience. लोगों को फ्रेश बैंकिंग एक्सपीरियंस चाहिए था, जो हमारे सरकारी बैंक के थ्रू से जो हो रहा था। अभी भी सरकारी बैंक में देखो कोई डेवलपमेंट नहीं है, अभी भी ऐसा चलता है जैसे लगता है कि 1970s में है। आपको नहीं लगता सरकारी बैंक का हालत? प्लीज टेल मी। गवर्नमेंट बैंक की विजिट करो आप, स्टेट बैंक का हालत भी बहुत अच्छा। स्टेट बैंक फिर भी कुछ कुछ ब्रांच अच्छा करता है, बट आज भी 50% से भी ज्यादा सरकारी एसबीआई का भी हालत अच्छा नहीं है। हाँ, कुछ कुछ एरिया में एसबीआई एक अप्रोच बनाया है, बट अब बाकी किसी भी सरकारी बैंक में जाओ ऐसा लगता है कि 1970s का जमाना चल रहा है। हाँ, हल्का हल्का पंखा घूमता है। ठीक है, मेरे घर के ऊपर एक बैंक है सर, बोंगियो ग्रामीण विकास बैंक, मतलब ग्रामीण बैंक है। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में ग्रामीण सिस्टम है। मतलब ये सोच समझ में आता है कि सरकार कैसा चलता है। ये सीपीएम के टाइम पे भी था, अभी टीएमसी का जमाना है, अभी भी चल रहा है। बट सोच विचार इवन आई थिंक कांग्रेस, मतलब स्वाधीनता के बाद कांग्रेस के टाइम पे होगा शायद, आई डोंट नो, मेरी नॉलेज नहीं है। बट मतलब जिस तरह का अप्रोच ये लोग अभी भी यूज करते हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग 1970s में जी रहे हैं, पता नहीं चलता कि 2022 चल रहा है। ग्रामीण बैंक में मैं एक दिन जाके बोला कि आप लोग ना ग्रामीण बैंक चलाने का कॉन्सेप्ट भी ना थोड़ा सीख के आओ, जरूरत पड़े तो बांग्लादेश जाओ, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक को क्या बनाया देख के आओ। बोलते है क्या बोल रहे हो? मैं बोली हाँ, प्राइवेट बैंक को भी हार बना देगा। मतलब कहने के लिए है, वही कॉन्सेप्ट को बंधन बैंक अपनाया, जो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट को बंधन बैंक अपनाया। 15 साल एनबीएफसी चलाने के बाद चंद्रशेखर घोष को बैंकिंग लाइसेंस दिया आरबीआई ने। क्या कमाल का काम किया। समय लगता है बिजनेस स्किल्स बनाने में, ये टेक्निक होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखना चाहिए। क्या एजुकेशन बना के रखा है, किस तरह का एनवायरमेंट बना के रखा है स्टेट गवर्नमेंट आज भी। मैं बंगाल का बात स्पेशली करता हूँ। सो वी हैव टू थिंक इन दिस काइंड ऑफ वे। अभी भी कुछ सोचना चाहिए। 35,000 का लोन देके 70,000 का घर बनवाया, और फिर धीरे धीरे देखो एचडीएफसी का बिजनेस स्किल्स किस तरह से इनको आज इतना बड़ा बिजनेस बनाया, और कितना ब्रांचेस, कितना जॉब क्रिएशंस, और भारत का नाम भी ऊंचा किया। ये भी मानना पड़ेगा। एचडीएफसी का ब्रांच फॉरेन में भी है, बहुत सारे देशों में। सो टू बी नोटेड सर, मतलब एक बिजनेस स्किल से आप हजारों बिजनेस स्किल समझ सकते हो। Public sector banks were not exactly the epitome of the efficiency. They were waved down by their legacy. People wanted a fresh banking experience, something more nimble. So HDFC made a pitch for full-fledged banking license, and HDFC Bank emerged as a result. ठीक है, उनको फुल फ्लेज बैंकिंग लाइसेंस चाहिए था। आरबीआई को किसी भी तरह से उस टाइम पे आरबीआई ने कोशिश किया, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट था, ओपन इकोनॉमी काफी ओपन करना पड़ा, बिकॉज उपाय नहीं था। पैसा का फ्लो होना था, इकोनॉमी क्लोज हो गया था पूरा, पैसा का कोई फ्लो नहीं था। कैपिटल का फ्लो होना पड़ेगा ना। आप सोचो ना, अगर कैपिटल का फ्लो नहीं होगा, अगर बैंक बोलेगा कि हम मार्केट में पैसा नहीं देंगे, तो फिर बिजनेस कैसे बनेगा? इट्स रियली, पैसा फ्लो होना जरूरी है। आप रिस्क नहीं लोगे तो फिर कैसे होगा? तो रिस्क लेना पड़ेगा, नहीं तो इकोनॉमी को आप कैसे बनाओगे? जरूरत से ज्यादा अगर आप रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी यूज करोगे, जिसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, तो मुश्किल हो जाएगा सर। सरकार सभी पैसा जितना आएगा पकड़ के रख लेगा। ऐसा करने से थोड़ी इकोनॉमी चलता है। इकोनॉमी को चलाने के लिए आपको एक मिक्स्ड अप कॉन्सेप्ट में चलाना पड़ता है। आई होप आप लोगों ने देखा, रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं लाया। इन्फ्लेशन थोड़ा हायर साइड में है, इसलिए सरकार ने रेपो रेट में कोई इंक्रीज नहीं किया। आज का ही रिपोर्ट है। 2 दिन आगे क्रेडिट पॉलिसी হয়েছে, वही बोल रहे हैं सर। ठीक है, रेपो रेट में गवर्नमेंट रेपो ने কোনো কিছু আনকাট, সব আনকাট, yes, सब अनचेंज। अनकट है, कोई चेंज अनचेंज किया। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट को पता है सिचुएशंस खराब सिचुएशंस में है, इंटरनेशनल वार सिचुएशंस है। ठीक है, पेट्रोल डीजल का हायर रेट साइड चल रहा है, तो हर तरह से देखा जाए तो प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ऐसे सिचुएशंस में कुछ और चेंजेस करके बढ़ाया जाए। ठीक है, इसीलिए रेपो को अनचेंज करके रखा। तो ये गवर्नमेंट का सोची समझी चाल है करंट हिसाब से, कि भाई अभी ऐसे हालत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना सरकार का सबसे मोस्ट प्रायोरिटी है। तो ये भी बैंकिंग सेगमेंट की बहुत बड़ा बात है। तो चलो एचडीएफसी में फिर से वापस आते हैं। At the time, public sector banks were not exactly epitome. They were waved down the legacy of people wanted fresh banking, something more nimble. So HDFC a pitch for full-fledged banking license, and HDFC Bank emerged as a result. As an added bonus, its chairman Deepak Parekh managed to convince Aditya Puri.
आदित्य पुरी जो उस टाइम पे, अब इनके बारे में जानकारी ले सकते हो, सिटी बैंक मलेशिया का हेड थे, ठीक है। उनको जंप किया, उनको बोला कि भाई आओ बैंक संभालो, एंड हेड द न्यू बैंकिंग अपस्टार्ट, द स्टेज वाज सेट, दिस वाज एचडीएफसी बैंक्स मोमेंट टू शाइन। अब उस टाइम से धीरे धीरे एचडीएफसी बैंक साइन करना चालू किया 90s से, ठीक है। बट दे डिड नॉट एग्जैक्टली सेट द स्टेज ऑन फायर द फर्स्ट ईयर, इन फैक्ट द परफॉर्मेंस वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। हाउएवर इन द फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट द बैंक डिसाइडेड टू स्टिक इट्स गन एंड टॉक अबाउट कंपनीज 4 वैल्यूज। मतलब एचडीएफसी बैंक जब आया था तो 4 वैल्यू पे काम करना चालू किया। एक, मैनेजमेंट सीखो सर, ठीक है, ऑपरेशनल एक्सेलेंस, ऑपरेशन एक्सेलेंस प्रॉपरली करना चाहिए, कस्टमर फोकस होना चाहिए, प्रोडक्ट लीडरशिप होना चाहिए, एंड प्रोफेशनल पीपल होना चाहिए, ठीक है। ये जिस तरह से सरकारी ऑर्गेनाइजेशन चलता है ना हमारे देश में, ये चिंता चेंज करना चाहिए। सरकारी ऑर्गेनाइजेशन पे इसमें से कोई भी एक चीज नहीं दिखता है, ना ऑपरेशनल एक्सेलेंस दिखता है। मैं आज तक ऐसे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन तो मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है, आई होप कि मुझे कभी मिल जाए सरकारी एक्सपीरियंस में ऐसा, ठीक है। ऑपरेशनल एक्सेलेंस बिल्कुल नहीं है, ऐसा लगता है जैसे एसबीआई में मैं देखा हूँ। एसबीआई में आप जाओगे ना, सिंपल बैंक का ही बात चल रहा है तो बैंक का बात कर रहा हूँ, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो मैनेजर है या जो भी एम्प्लॉय है वो उनका पापा का है, देयर एटीट्यूड इज लाइक दैट, ठीक है। मतलब सीरियसली मेरा एक एक्सपीरियंस है, कॉलेज डेज था, आप लोग अभी अपना अपना होगा, कॉलेज डेज था। तो एक्चुअली मेरा परवरिश गांव में हुआ है सर, मैं विलेज में पला बड़ा। तो विलेज एरिया में क्या है ना, वो टोकन सिस्टम, कॉलिंग सिस्टम नहीं होता, ऐसे ही जाके लाइन लग जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैंने ना जाके लाइन में खड़ा हो गए, तो कोलकाता में एक ब्रांच में, तो जो वहाँ पर जो कैशियर थे मोस्ट प्रॉब्ली, जो एम्प्लॉय थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो मेरे को डायरेक्टली बोला, हे यू, ऐसे करके मेरे को बुलाया। तो बेसिकली उन्होंने मेरे को ऐसा बताया कि तुम्हें इतना भी नॉलेज नहीं है कि टोकन काटना पड़ता है फिर लाइन लगना पड़ता है। तो मैं उनको बोला, देखिए मेरा इस ब्रांच में फर्स्ट विजिट है, और इससे पहले मेरा जो भी बैंक ब्रांच में विजिट हुआ है वो कहीं पर भी मैंने ये सिस्टम फॉलो नहीं कर पाए, बिकॉज मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं उनको क्लियरली बोला। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, आपको जानना चाहिए, यू हैव टू नो। तो मैं कहाँ से जानूंगा, क्या बोलना चाहिए था, आप ही बताओ। प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए था ना, कि सर टोकन काट के लाइन लगाना पड़ेगा, इतना बता देते। इतना बोलने में इतना प्रॉब्लम है इनको। उनका पापा का जागीरदार है क्या वो स्टेट बैंक? एम्प्लॉय तो है, सर्विस देने के लिए बैठा है ना, बदले में सरकार से तनख्वाह लेते हैं, और वो टैक्स का पैसा हम लोग जमा करते हैं, जीएसटी देके, इनकम टैक्स देके, अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से। तो फिर तेवर किस चीज का? हेलो, आई थिंक आप लोगों को भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। और भी काफी सारा है, मैं एक बैंकिंग का एक्सपीरियंस आपको बताया, और भी बहुत सारा जगह है, आप कितना बताओ, खत्म नहीं हो पाएगा। अब ये सरकारी लेवल में ऐसा हालत है सर, ये लोग क्या ऑर्गेनाइजेशंस को बचाएगा? सो बिजनेस करने के लिए जो एटीट्यूड या स्किल्स चाहिए, या तो ये सिखाओ इनको सरकारी लेवल में, अगर उनको सीखने का मन है तो। अगर नहीं है तो कुछ और सोचना पड़ेगा, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस डे बाय डे डिटोरिएट करेगा तो देश के लिए अच्छा नहीं है। सो यू मस्ट नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ऑपरेशनल एक्सेलेंस। मैं प्राइवेटाइज के फेवर में नहीं बात कर रहा हूं, मैं बेसिकली बिजनेस के प्रोडक्टिविटी के फेवर में बात कर रहा हूं। लेकिन अगर प्राइवेटाइज वे में बिजनेस अच्छा चल सकता है तो चलने देना चाहिए, बिकॉज बिजनेस चलेगा तो अल्टीमेटली देश चलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। लेकिन अगर बिजनेस ही नहीं चलेगा तो आप बताओ आप कहां से करोगे कुछ भी चीज, जो प्रॉब्लम चाहिए आपको, जो सॉल्व करना है? फेलियर पे फेलियर होगा। गवर्नमेंट का नीति अगर काम नहीं करेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर काम नहीं करेगा, तो देश चलाना नामुमकिन हो जाएगा। अगर सरकारी एम्प्लॉय काम कर सकता है तो करे ना, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। मतलब ये बेसिकली पॉलिटिकल व्यू में ही मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज दिस आर लैग, टोटली लैग। ना तो ऑपरेशनल एक्सेलेंस मुझे आज तक किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे दिखा, ठीक है। कस्टमर फोकस, प्रोडक्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट बनाने में तो ये लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाया कैसा जाता है। एंड प्रोफेशनल पीपल, मतलब बेसिकली कहने का मतलब है दिस आर नॉट 1970s, ये 2022 है। आपका सोच आगे होना चाहिए। इट वांटेड टू गेन पीपल्स ट्रस्ट, और आपको पब्लिक का भरोसा जीतना चाहिए। न्यू वे में आपको हर चीज को लाना पड़ेगा, तभी बिजनेस आएगा, आगे बढ़ेगा सर। खराब लगता है जब बिजनेस फेलियर होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, सिक्योर लाइफ रहेगा, सभी के लिए अच्छा है। गवर्नमेंट भी बिजनेस बढ़ा है ना, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कहाँ करता है?
एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। तो ये 4 पिलर पे मेनली काम किया। बिजनेस पे ज्यादा कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन 4 पिलर, ऑपरेशनल एक्सेलेंस, कस्टमर फोकस, प्रोडक्ट लीडरशिप, प्रोफेशनल पीपल। धीरे धीरे एचडीएफसी बैंक क्विकली become India's second largest bank, and people would automatically assume that the bank would grow 20% every year. It even found a place in the 100 most valuable brand in the world. The child had outdid the parent. कुछ समझ में आया? यहाँ पर बात है एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी लिमिटेड को आउटडेटेड कर दिया। मतलब एचडीएफसी का जो फोकस एरिया है, एचडीएफसी बैंक उसको कहीं आगे निकल के चला गया। मैं तो प्राइवेट बैंक के बारे में बात करना ही नहीं चाहूंगा। मतलब दोनों ही प्राइवेट है। प्राइवेट में एचडीएफसी के ऑपरेशन सिस्टम को भी एचडीएफसी बैंक मतलब बेसिकली आउटडेट कर दिया। तो जब बेटा अपडेटेड चीज ला सकता है तो पापा को भी मानना चाहिए भाई। पापा क्यों बोलेगा कि भाई नहीं, मैं नहीं दे सकता, मैंने जो बनाया मेरा प्राउड है, तुम कुछ क्या कर सकते हो करके दिखाओ। ऐसा थोड़ी होता है। बेटा के कुछ कामयाबी पे पापा को प्राउड फील करना चाहिए, है ना? तभी तो नया चीज आगे आएगा। एंड फाइनली आफ्टर इयर्स स्पेकुलेशंस इट सीम्स टू बी हैपनिंग। ये काफी दिनों से स्पेकुलेशन चल रहा था कि क्या एचडीएफसी को एचडीएफसी बैंक के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो सर मार्च हुआ। 60 बिलियन का डील is going to create financial behemoth of epic proportions with HDFC Limited assets thrown into the mix. HDFC Bank's market share will jump 11 to 15%, जहां पर SBI का मार्केट शेयर है 26% और HDFC का करेंटली साइज 2 गुना बढ़ गया ICICI से। ICICI जो इनका नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है उससे HDFC का साइज 2 गुना हो गया। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा शेयर मार्केट शेयर SBI का ही है और उसका रीजन आप सबको पता भी है, सरकारी है। इवन आरबीआई से भी पहले एसबीआई हमारे देश में है ना सर। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश जमाने में हमारा मेन कोलकाता का जो बैंक था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। उसके बाद ब्रिटिश ने इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा को इंपीरियल बैंक ऑफ मद्रास, इंपीरियल बैंक ऑफ बॉम्बे, इस तरह से 3-4 बैंक था, उनको बनाकर फिर बाद में 1920s के आसपास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर 1934 में आरबीआई। ठीक है, स्टेट बैंक को मैनेज करने के लिए। सो how did it come to this and why did HDFC Bank finally make an offer that its parent could not refuse? ठीक है, parent मतलब यहाँ पर HDFC रे बाबा। Frankly, the writing was on the wall. You see, back in November 2020, the internal group set up by the banking regulator RBI had published a recommendation. एक recommendation RBI ने publish किया था नवंबर 20 को. It said that the large non-banking NBFCs should consider turning into banks. बड़े-बड़े NBFCs को बैंक में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। So why did they make that recommendations? It was pretty simple really. Over the years, distinction between NBFC and banks had narrowed. धीरे-धीरे NBFC और बैंक का जो difference है वो narrow हो रहा था. In most cases, both these entities could accept deposit and both of them could dole out loans. तो फिर अलग-अलग organizations बनाने का क्या मतलब है? आप समझ रहे हो ना बात? इसीलिए मतलब क्या होता था, HDFC बैंक ना हाउसिंग फाइनेंस नहीं करता था। जब भी कोई HDFC बैंक में हाउसिंग लोन के लिए जाता था, अल्टीमेटली वो ट्रांसफर होकर HDFC के पास चला जाता था। तो अल्टीमेटली इन लोगों ने सोचा तो फिर क्या जरूरत है 2 अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस रख के, एक हो जाते हैं ना और पूरा का पूरा मार्केट शेयर को अपने अंदर ले लेते हैं। तो यही मेनली इनका टारगेट था। ठीक है, तो बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर दिस डील इज क्रिएटिंग डिमांड ऑफ द हाउसिंग मार्केट एज आवर पेनिट्रेशन इन दिस सेगमेंट इज वेरी लो। मतलब HDFC बैंक का, सो यू आर लूजिंग आवर कस्टमर टू द अदर बैंक्स। ठीक है, और लोगों को HDFC बैंक का नॉलेज ज्यादा है कंपेयर टू HDFC। एम आई राइट और रॉन्ग सर? प्लीज टेल मी। लोगों को HDFC बैंक का नॉलेज ज्यादा है ना कंपेयर टू HDFC का? क्या रे ज्योति, मौसमी, बताओ आप HDFC बैंक के बारे में ज्यादा जानते हो कि HDFC के बारे में ज्यादा जानते हो? मतलब जो पुराने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में नॉलेज ज्यादा है कि HDFC बैंक के बारे में ज्यादा नॉलेज है? बैंक। तो ये इनएविटेबल था, करना ही था तो कर दिया, और क्या। अब पूरा मार्केट शेयर आ गया, लेकिन अभी देखना है कि ये लोग मैनेज कैसे कर पाता है। आई होप कि करेगा, मेरा पूरा भरोसा है HDFC पे, और ये लोग मैनेज करेगा। और हाँ, प्रॉब्लम भी होता है कहीं बार, बिकॉज 2 अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस था, 2 अलग-अलग मैनेजमेंट था। हो सकता है कुछ कल्चर प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई मेरा कल्चर ऐसा था, तुम्हारा कल्चर ऐसा है। वो सब अगर वो लोग जीत गया तो आई थिंक ये लोग काफी बेहतर में बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, ये मेरा पर्सनल मानना है। तो ये बेसिकली इनका डील था। बाकी बॉन्ड भी ला रहे हैं बिकॉज बहुत सारा हाउसिंग लोन ये लोग देना चाहते हैं, स्पेशली स्मॉल हाउसिंग लोन में ये लोग फोकस करना चाहते हैं। गवर्नमेंट का जो प्लान है ना करेंटली हाउसिंग मतलब आवास योजना वगैरह में, तो
ये सब के लिए इनको पैसा चाहिए, तो इसके लिए काफी बड़ा मार्केट लेना चाहता है, मतलब भारत में हर घर इनके लोन से बने, ऐसा कुछ फोकस है इनका। तो ये सब योजना लेके बॉन्ड भी इशू करेगा। अभी आया नहीं, आएगा तो बोलो सर, समझ में आया? ये था आज का बॉन्ड मार्केट, HDFC का बॉन्ड इशू का केस और HDFC और HDFC बैंक का मार्ज होने का कहानी। क्लियर? चौथा सुमित, मौसमी, ज्योति, बोलो सर। है सर। है सर। ओके सर, ठीक है फिर, गुड नाइट, टाटा फिर। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।